अश्वत्थामा, एक अमर श्राप। CH1। शुरुआत। उस पूनम की रात आसमान में एक अजीब सी लालिमा छाई हुई थी। एक अजीब सा सन्नाटा था जिससे महसूस करके जी शहर उठता। उस सुनसान आधी रात के चादर को चीरती हुई एक ट्रक अपने रास्ते चली जा रही थी और उसके हेडलाइट्स अपने आगे आने वाले रास्ते को रोशन करते आगे बढ़ी जा रही थी। ट्रक के अंदर एक 45 साल का आदमी गाड़ी चला रहा था जिसके पास उसका बेटा जो लगभग 12 साल का था बैठा हुआ था और जो उस सुनसान रास्ते को निहार रहा था। उसके पिताजी जो ये देख रहे थे, हल्के से ट्रक में लगे रेडियो की आवाज़ को कम कर देते हैं जिसके कारण उसके बेटे को नींद आने लगती है और वो ट्रक के खिड़की के पास सर रख के सो जाता है। ये देख उसके पिता मुस्कुराते हुए रास्ते की ओर देखते हैं और गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तभी अचानक दूर उनको एक रास्ते पर एक बहुत बड़ा साया दिखाई देता है। गौर से देखने पर उन्हें एक अजीब सा प्राणी दिखता है जो किसी मरे हुए जानवर के शरीर का भक्षण कर रहा है। उस 7 फुट जानवर की पीली आंखें हैं, 7 से 10 इंच के लंबे नाखून और दांत हैं। उसका शरीर सांपों के समान खुरदुरा है, 3 सींग और एक लंबी पूंछ है। उस दानव को देखकर ड्राइवर सिहर उठता है और कहता है। ड्राइवर बोला, हे भगवान, क्या है ये? अपनी और तेजी से आते हुए उस ट्रक को देखकर दानव मुस्कुराता है और ड्राइवर को देखना लगता है। उसके मुस्कुराहट को देखकर ड्राइवर अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता। तभी उसका बेटा उस उबड़ खाबड़ रास्ते को महसूस कर जाग जाता है और अपने पिताजी की ओर देखता है जो बेहद ही सहमे हुए स्टीयरिंग व्हील पकड़ के बैठा थे। उनसे न ही स्टीयरिंग व्हील घूम रही थी, न ही उनके चेहरे से पसीने को वो पोंछ रहे थे। ड्राइवर का बेटा, पिताजी। पिताजी जैसे ही उसकी नज़र उस दानव पर पड़ती है, उस लड़के की रूह कांप जाती है। वो अपने पिताजी को हिलाकर कहता है। ड्राइवर का बेटा, पिताजी, पिताजी, ब्रेक लगाइए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन उसके पिताजी को उस दानव ने अपने नेत्र जाल से पहले ही मार दिया था। कोई रास्ता ना देख वो लड़का स्टीयरिंग व्हील को खुद ही घुमा देता है जिसके कारण वो ट्रक रास्ते से हट एक पेड़ से टकराती है और उसमें आग लग जाती है जिससे देख वो दानव वहां से चला जाता है। प्रेजेंट टाइम। अचानक एक 26 साल के लड़के की आंखें खुलती हैं और हाफते हुए वो अपने नींद से जाग जाता है। पसीने में लथपथ वो अपने पलंग पर बैठता है और उस डरावने सपने को याद करता है जो उसे 13 साल से आ रहे हैं। कुछ देर के लिए वो अपने बेड के कोने में बैठ जाता है, फिर वो पलंग के पास वाले मेज पर रखे घड़ी को अपने हाथों से उठाता है और उससे छूकर समय जानने की कोशिश करता है। लड़का, 2:45 बज रहे हैं, ना जाने कब इससे छुटकारा मिलेगा। थोड़ी देर के लिए वो अपने सर को झुकाकर अपने हाथों से ढककर बैठता है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। फिर अपना पसीना पोंछकर वो घड़ी वापस मेज पर रख देता है और अपने अंधेरे कमरे से उठकर बाहर चला जाता है। 4 दिन बाद 5 दोस्त अपने नए घोस्ट हंटर ग्रुप को इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी पर रजिस्टर होने की खुशी में एक सक्सेस पार्टी रखते हैं। इनके नाम रोहन सिंह 27 साल, युक्ति 25 साल, विमल 27 साल, सुनैना 25 साल और संगीता 24 साल है। पार्टी रोहन के घर पे रखी जाती है। रोहन शैंपेन खोलता है और 5 अलग गिलास में डालकर कहता है। रोहन, कॉमन गाइज, पिक 1। सभी एक एक करके अपने ड्रिंक्स को उठाते हैं। फिर रोहन कहता है। रोहन, टीम, ये टोस्ट हमारी सक्सेस स्टोरी है। हमने अपने मेहनत से आखिरकार हमारी यूनिट को इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी में रजिस्टर करवा लिया है। सो चीयर्स टू एवरीवन फॉर योर एफर्ट्स। टीम, ये चीयर्स। सभी अपनी ड्रिंक्स को एंजॉय करते हैं। उधर रोहन अपने पास के सोफे पर बैठता है अपनी गर्लफ्रेंड युक्ति के साथ और दूसरे मेंबर्स एक एक कर रोहन के आसपास बैठते हैं। जिसके बाद सुनैना कहती है। सुनैना, यकीन ही नहीं होता कि हमारे व्लॉग्स और वीडियोस को 1 मिलियन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइबर्स किया है। क्रेडिट गोज टू यू, रोहन, फॉर मेकिंग एन अमेजिंग प्लान लाइक दिस। रोहन शैंपेन के चुस्की लगते हुए कहता है। रोहन, नहीं सुनैना, यह मेरी नहीं हम सबकी मेहनत का असर है। मुझे आज भी याद है जब हम सबने मिलकर यह डिसाइड किया था कि हम अपने करियर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स बन के अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे एंड वी सक्सीडेड। विमल और संगीता को देखकर रोहन आगे कहता है। रोहन, जैसे विमल और संगीता अगर चाहते तो यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट जॉब्स एक्सेप्ट करके आज मज़े से यूरोप में सेटल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने प्लेसमेंट ऑफिस को ठुकराकर हमारा साथ दिया और देखो हम आज कहाँ हैं। विमल, थैंक्स बडी, लेकिन मैं सारे अप्रिशिएशंस का अकेला हकदार नहीं हूँ, हम सभी हैं। युक्ति, वो तो हैं ही। विमल, मुझे आज भी याद है हमारा पहला केस, याद है? संगीता की ओर देखते हुए, हम कितने डर गए थे। मुझे तो अपने दिल की धड़कन भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। संगीता अपनी ग्लास टेबल पर रखकर कहती है। संगीता, हाँ, वीनस अपार्टमेंट का केस, राइट। मेरे दिमाग तो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था जब मैंने उस परछाई को देखा। 1 हफ्ते तक तो मैं सो ही नहीं पाई थी। सभी हंसते हैं तभी सुनैना कहती है। सुनैना, और वो केस याद है जब हमने उस घंटी वाली चुड़ैल का पता लगाने के लिए उस जंगली इलाके में घुसे थे, तब रोहन कितना डर गया था और भागते हुए वो उधर से निकल गया था। रोहन, इंडीड, फट के हाथ में आ गई थी मेरी, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। युक्ति, हाँ मुझे भी याद है,
एज पर सेइंग वो सिर्फ लड़कों को ही अपना शिकार बनाती थी और कैसे तुम दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। फिर मैं संगीता और सुनैना ने बेड़ा उठाया एंड वेंट देयर टू रिकॉर्ड दोस स्कैरी मोमेंट्स। आज भी उस वीडियोस के बहुत सारे कायल हैं। संगीता, हाँ, स्पेशली दो सीन्स जहाँ पे हमने उसके शैडोज को रिकॉर्ड किया था। सभी लड़कियां हंसती हैं। फिर संगीता कहती हैं, संगीता, कितना डरावना था वो माहौल। विमल, ग्लास में शैंपेन डालते हुए, अग्रीड, बहुत सारे मेमोरीज हैं इन एक्सपर्शंस के, कुछ डरावने और कुछ अनसुलझे, लेकिन इससे जुड़कर, ऐसे केसेस का हिस्सा बनकर, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग के बियॉन्ड हैं। ग्लास भरकर वो शैंपेन रोहन को पास करते हुए कहता है, विमल, जब तक हम इन चीज़ों को नहीं परखेंगे, हम जीवन का मतलब कभी नहीं समझ सकते। अपनी ग्लास भरकर रोहन शैंपेन को टेबल पर रखता है और कहता है, रोहन, बिल्कुल ठीक कहा विमल ने, टू अंडरस्टैंड द क्रिएशन वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द डेथ एंड ऑल दोज फोर्सेज विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। सुनैना, आई से याद आया, गौरव नहीं आया आज पार्टी में, वो भी तो इस टीम का एक हिस्सा है, राइट। विमल, नहीं पता, वो लड़का ज्यादा किसी से बात नहीं करता, अकेला रहता है और कभी किसी को कॉल भी नहीं करता। युक्ति थोड़ी सीरियस हो जाती है गौरव का नाम सुनकर, तभी संगीता कहती है, संगीता, मुझे कभी उसके होने या ना होने का इंपॉर्टेंस फील नहीं हुआ, उसकी तो मुझे ज़रूरत नहीं दिखती इस टीम में, हमने आखिरकार उसे रखा क्यों है। जिस पर रोहन अपनी ग्लास टेबल पर रखता है और कहता है कि रोहन, मैं मानता हूं कि वो थोड़ा अजीब है और हमारा वो कभी दोस्त भी ना था। इस यूनिट के फॉर्म होने कुछ हफ्तों के बाद वो मेरे पास आया था इस यूनिट से जुड़ने के लिए। मैं भी उसे उतना पसंद नहीं करता, लेकिन उसके पास कुछ शक्तियां हैं जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। संगीता, कैसी शक्तियां। युक्ति, वो लिविंग सुपरनैचुरल एंटिटीज और घोस्ट्स की ऑरस को महसूस कर सकता है। उसके इसी खूबी के कारण से हमने हमारे कुछ क्लाइंट्स के घोस्ट प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया। वो इन सब एंटिटीज को अपनी खूबियों से न्यूट्रलाइज करता है। सुनैना, आई अग्री, मैंने उसे अपनी शक्तियां इस्तेमाल करते हुए कई बार देखा भी है और उन शक्तियों की क्या लिमिटेशंस हैं किसी को कुछ नहीं पता। संगीता, देखा तो मैंने भी है उसे ऐसी अनकही शक्तियों से बात करते हुए, उसे यूज करते हुए, लेकिन मैं साइंटिफिक रिजल्ट्स को ज्यादा प्रोमिनेंस देती हूँ कंपेयर टू आस्था और विश्वास। विमल उठकर संगीता के पास बैठता है और फिर कहता है, विमल, जो है सो है। संगीता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। संगीता मुस्कुराते हुए कहती है, संगीता, शायद प्रमाण मेरे समक्ष हो पर मुझे विश्वास करने में देरी लग सकती है। एज आई सेड, आई एम मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स साइंस। लेकिन संगीता की अचानक से आंखें चमक उठती हैं और वो कहती हैं, संगीता, कुछ दिनों से मैं कुछ ऐसे खबरों पे नज़र रखी हुई हूँ जिससे मुझे लगता है कि अगर हमने इस रहस्य को सुलझा दिया तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। वी विल बी क्वाइट फेमस। रोहन सीधा बैठकर पूछता है, रोहन, रहस्य, कैसा रहस्य। संगीता, अश्वत्थामा के श्राप का रहस्य। CH2 अमर श्राप। रोहन, अश्वत्थामा के श्राप का रहस्य। पूरी टीम अब सतर्क होकर संगीता की बातें सुनते हैं। संगीता आगे कहती हैं, संगीता, हाँ तुमने ठीक सुना रोहन, अश्वत्थामा के श्राप का रहस्य। विमल, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, कौन अश्वत्थामा, कौन सी जगह से है वो। संगीता, एक मिनट मैं अभी बताती हूँ। संगीता अपनी जगह से उठकर अपने बैग के पास जाती हैं और उसे खोलकर लैपटॉप और कुछ फाइल्स अपने दोस्तों के पास लेकर आती हैं। अपने लैपटॉप को स्विच ऑन करती हैं और अपनी फाइल सुनैना को देकर कहती हैं, संगीता, इससे पढ़ो। सुनैना, सुनैना फाइल को खोलती हैं और उसके अंदर से 2 पन्ने उठाकर पढ़ने लगती हैं। सुनैना, ये तो 2 महीने पुरानी न्यूज़ है। डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना शुरू करती हैं। बीती रात लखीमपुर खेड़ी के जंगल में एक विचित्र तरीके से 2 कटी 36 लाशों बरामद हुई हैं। इन लाशों को बड़े ही वीभत्स तरीके से नाखूनों और दांतों द्वारा कुरेदा गया है। माना जा रहा है कि इन लाशों को किसी भयानक जीव ने मारा है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह वहां के जंगली जानवरों का काम है और बिना कोई छानबीन किए इस केस को बंद कर दिया गया है। लेकिन गांव में दूर दूर तक कोई शेर या बाघ के नामो निशान नहीं, तो कैसे ये लोग मारे गए और क्या आगे ऐसी घटनाएं और हो सकती हैं। फिलहाल जांच के बिना इन बातों की पुष्टि करना थोड़ा मुश्किल है। रोहन उस फाइल को अपनी ओर खींचता है और उसके फोटोग्राफ्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स चुपचाप देखने लगता है। उधर संगीता अपने लैपटॉप को अपनी टीम की तरफ घुमाकर सबको वो अपना ईमेल दिखाती हैं और उसमें से एक ईमेल खोलकर कहती हैं, संगीता, मुझे कुछ दिनों पहले एक मेल आया था। इसे पता था मेरे और मेरे काम के बारे में और उसने अपनी एक इंसिडेंट मेल की जिसके बाद मेरी उसकी कहानी में थोड़ी इंटरेस्ट बढ़ गई। यह अपने आप को शक्ति कहता है और वह अपने मेल में कहता है कि उसका बुरहानपुर शहर एक बहुत ही अजीब सी कहानी के लिए फेमस है। कई वर्षों से कई अनजान लोग अजीबोगरीब हालात में मरे हुए पाए गए हैं जिसका जवाब वहां की पुलिस के पास भी नहीं है। कुछ लोग इसके पीछे अश्वत्थामा को मानते हैं लेकिन एक भारी तबका इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। खैर, मैंने यह मेल अपने दोस्त के डरावने मौत के सिलसिले में किया है और चाहता हूं कि आप इस केस को इन्वेस्टिगेट करें।
आज से 2 दिन पहले मैं और मेरा दोस्त अमन रात के अंधेरे में उस कथाकथित मंदिर की ओर चल दिए जहां अश्वत्थामा का विचरण आज भी होता है। हम दोस्तों ने बिना लोगों से जाने परखे ऐसे खतरनाक जगह में जाने की जहमत उठाई ताकि हम अश्वत्थामा के जीवित होने का कोई प्रमाण इकट्ठा कर पाए, लेकिन हमने जिस चीज का सामना वहां जंगलों में देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वो एक बेहद ही विशाल दानव था। उसकी बड़ी लाल आंखें थी, बड़े नाखून और उसका डरावना शरीर हमारे रूह को कपकपाने के लिए काफी था। उसने मेरे दोस्त अमन को बहुत ही बेरहमी से मेरे सामने मार दिया, जिसके बाद मैंने उस शैतान की छवि मेरे आंखों में समा गई। मैं ऐसे तैसे वहां से जान बचाकर भागा और पुलिस की मदद से अमन की लाश बरामद की, पर पुलिस ने ये केस ये कहकर बंद कर दिया कि वो एक भालू के हाथों मारा गया है और मेरे स्टेटमेंट को दरकिनार कर दिया गया। इस घटना के बाद मुझे अकेले डर लगता है कि वह शैतान अब मेरा शिकार करेगा। प्लीज काइंडली सॉल्व दिस केस, नहीं तो कई लोग इस भयानक दानव के बलि चढ़ते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रोहन, तो इन्हें क्या सच में अश्वत्थामा मार रहा है? संगीता अपनी शैंपेन की गिलास टेबल से उठाकर कहती है। संगीता, रोहन जो आखिरी डॉक्यूमेंट उस फाइल में है, प्लीज उसे पढ़ो। रोहन आखिरी पन्ना उठाता है और पढ़ने लगता है। रोहन, 2 महीने पहले शहर के एक प्राचीन शिव मंदिर के पास एक वृद्ध व्यक्ति की लाश बरामद हुई है। उनके शरीर पर बड़े ही गहरे घाव मिले हैं और माना जा रहा है कि किसी अत्यंत भयानक जीव का हमला उन पे हुआ था। अब ये घटना लौकिक है कि अलौकिक, ये तो पुलिस ही छानबीन करके बता सकती है। रोहन, लेकिन बुरहानपुर और लखीमपुर खेड़ी ये 2 अलग अलग जगह हैं, तो अश्वत्थामा का इन दोनों मौतों से क्या वास्ता? संगीता, ये 2 हत्याएं एक तरह की दंत कथा को दर्शाती हैं जो नॉर्थ इंडिया में प्रचलित है। माना जाता है कि अश्वत्थामा उस अमर श्राप के कारण अभी भी भटक रहे हैं और लखीमपुर खेड़ी और बुरहानपुर कुछ ऐसी जगहों में आती है जहां उस योद्धा को देखा गया है। सुनैना, लेकिन तुम तो प्रैक्टिकलिटी में विश्वास करती हो, तो तुम कब से ऐसी दंत कथाओं में यकीन करनी लग गई? संगीता, सही कहा सुनैना, मैं किसी भी चीज़ पे ऐसी ही विश्वास नहीं करती, लेकिन जब मैंने शक्ति से बात की काफ़ी परतें खुलने लगी। उसने मुझे कहा कि अमन की लाश उसने वहाँ कुछ दिनों के लिए अपने शहर के एक मॉर्ग में रखवा दिया है ताकि हम जाकर उसको देखें और अपना इन्वेस्टिगेशन कर सके। युक्ति, तो तुम्हारे पास उसकी लाश है? संगीता, हाँ, पर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं। अमन के परिवार वाले एनआरआई हैं और उनको आने के पहले हमें जाकर वहाँ जाँच पड़ताल करनी पड़ेगी। रोहन एकदम से खुश होकर कहता है। रोहन, ये तो हमारी टीम के लिए एक बहुत बड़ा केस है। अगर हम इससे सॉल्व कर पाएं तो सोचो हम कितने फेमस हो जाएंगे। सिर्फ एक फोटो या वीडियो मिल जाए अश्वत्थामा की तो वी विल बी द गेम चेंजर। युक्ति, अग्रीड, इसका इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। सो ग्रेट वर्क संगीता। संगीता, स्माइलिंग, थैंक यू युक्ति। तो टीम मेरी बात मानो और इस पर इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द शुरू कर दो। तभी पास में बैठा विमल, जो बहुत ही ध्यान से सबकी बातें सुन रहा था, कहता है। विमल, इन्वेस्टिगेशन तो ठीक है, पर मुझे अभी भी मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं मिला। कौन है अश्वत्थामा और किस कारण उससे श्राप मिला? उसके सवाल को सुनकर सुनैना लैपटॉप से अश्वत्थामा के डिटेल्स निकलती हैं और लैपटॉप विमल की ओर कर देती हैं। विमल लैपटॉप उठाकर उन वेब पेजेस को पढ़ने लगता है। तब सुनैना कहती है। सुनैना, अश्वत्थामा महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। कहा जाता है कि वह रुद्र अवतारी है, मतलब शिव के स्वरूप, जिससे भगवान शिव ने साक्षात वरदान के रूप में हस्तिनापुर के गुरु द्रोणाचार्य को दिया था। वो एक प्रतापी योद्धा था और उसके पास कई विध्वंसक अस्त्र शास्त्र थे। उसने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया और कई योद्धाओं को मार गिराया, लेकिन अनैतिक युद्ध लड़ने के कारण से भगवान कृष्णा ने अश्वत्थामा को श्राप दिया और कहा कि कलयुग के अंत तक वह जीवित रहेंगे और बेहद कष्ट झेलेंगे। उनके माथे से उनकी चिरंजीवी मणि भी छीन ली गई। अब कहते हैं कि उसी भाग से लगातार खून बहता रहता है और कोई उनकी मदद भी नहीं कर सकता। माना जाता है ही कि न्यूनतम 5000 साल से वो इस धरती पर घूम रहे हैं। संगीता, इमेजिन विमल, एक ऐसा व्यक्ति से जीवित मिलना जो इतने समय से जिंदा है, और अगर हम उनको ढूंढ ले तो कितने रहस्यों से पर्दाफाश हो सकता है। युक्ति, कई लोगों ने उन्हें देखने का दावा किया है, लेकिन कईयों ने उन्हें देखकर अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया। कहा तो ये भी जाता है कि अश्वत्थामा को पृथ्वीराज चौहान और कई ऋषियों ने देखा और उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो जिनसे मिले वो अश्वत्थामा ही थे, जिनका शरीर जर्जर हो चुका था और उनके माथे पर एक बहुत बड़ा घाव था। विमल, जो ये सब सुनते हुए लैपटॉप में अश्वत्थामा के आर्टिकल्स को पढ़ रहा था, कहता है। विमल, लेकिन ये लोगों की आस्था का सवाल है। क्या इसे इन्वेस्टिगेट करना सही होगा? हम कौन से बेसिस में कह रहे हैं कि अश्वत्थामा ही इन मौतों के लिए जिम्मेदार हैं? रोहन, विमल, तुम ठीक कह रहे हो, यह आस्था का सवाल तो है, लेकिन साथ ही साथ यह एक मर्डर मिस्ट्री भी है, और अगर हम किसी तरह इसमें कुछ करके पुलिस या लोगों की मदद कर पाए तो कईयों की जानें बच सकती हैं। हमें बस इतना पता लगाना है कि इसके पीछे वो प्राचीन योद्धा हैं या कोई और। विमल, ठीक है, आई एम इन फॉर द इन्वेस्टिगेशन। सुनैना, मी टू। युक्ति, मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ। संगीता, ग्रेट, और तुम रोहन?
रोहन, मैं तो बाहर हो ही नहीं सकता। बचपन में सुना तो था महान अश्वत्थामा के बारे में, लेकिन कभी सोचा न था कि उन जगहों के दर्शन करूंगा जहां पर वो आज भी देखा जाता है। आई एम इन संगीता। संगीता, कूल, विमल, इंटररूपतिंग संगीता, लेकिन इसके लिए हमें गौरव की जरूरत पड़ेगी। संगीता, गुस्से में, तुम्हें लगता है वो काम में आएगा? सुने ना, वो जरूर काम में आएगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। युक्ति, तो ठीक है, हम 2 दिन के अंदर बुरहानपुर के लिए निकलेंगे। तब तक मैं गौरव से बात करती हूँ और उसे इस मिशन के बारे में बताती हूँ। रोहन, यस गाइज, सो लेट्स मीट इन 2 days एंड होप वी सक्सीड। CH3, सफ़र, बुरहानपुर की और -1 गौरव एक 26 साल का लड़का है जिसकी आंखों की रोशनी नहीं है। एक एक्सीडेंट में उसने अपने परिवार को खो दिया। तब से उसके चाचा उसकी देखरेख करते हैं और उनके सहारे उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। वो शहर में अकेला रहता है और कुछ गिने चुने लोगों को जानता है। एकदम चुपचाप सा रहने वाला लड़का कब प्रेतों और पारालौकिक कहानियों में विश्वास करने लगा ये बात बताना थोड़ा कठिन है, पर जैसे उसे रोहन के पैरानॉर्मल ग्रुप के बारे में पता चला उसने उसे ज्वाइन कर लिया ताकि उसे अपने सवालों के जवाब मिल सके। रोहन और उसकी टीम के बातचीत के एक दिन बाद युक्ति गौरव से मिलने आने वाली थी, पर गौरव को मिशन की भनक नहीं थी। उस दिन गौरव अपने बेडरूम से किचन की ओर चलने लगा। आंखों में कला चश्मा पहने और हाथों में छड़ी के सहारे वो धीरे धीरे किचन के अंदर आया। उसने माचिस ली और गैस स्टोव जलाया, फिर चाय बनाने की तैयारी करने लगा। गौरव के सुनने और आभास लगाने की शक्ति बहुत ही तेज थी। उस दिन उसके बिल्डिंग के नीचे कई गाड़ियां आ जा रही थी। उसने कैबिनेट से एक बिस्कुट का जार निकला और ट्रे में रखा और उसी ट्रे पर 2 चाय से भरे हुए कप रखे। उधर युक्ति लिफ्ट से गौरव के फ्लो पर आती है। लिफ्ट खोलकर वो गौरव के फ्लैट की ओर बढ़ने लगती हैं और उसके घर के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन वो गौरव के फ्लैट का डोरबेल बजाए उसके पहले ही गौरव अपने घर का दरवाजा खोल देता है। नॉट सो सुरप्रीसेड, युक्ति गौरव को देख के कहती है। युक्ति, हेलो गौरव, मेरे आने का अंदेशा हो गया था क्या? गौरव, हाँ थोड़ा बहुत, अंदर आओ। युक्ति, थैंक यू। युक्ति अंदर आती हैं और गौरव दरवाज़ा बंद करता है। युक्ति चरों और देखती हैं और उससे पूछती हैं। युक्ति, गौरव, क्या तुम इधर अकेले रहते हो? गौरव, हाँ मैं अकेला रहता हूँ। ये कहने के बाद गौरव किचन में जाता है और ट्रे को बाहर लेकर आता है। उसे किचन से बाहर आता देख युक्ति कहती है। युक्ति, अरे रुको गौरव, मैं हेल्प करती हूँ। गौरव, चिल, सब ठीक है। गौरव ट्रे लेकर टेबल के पास आकर खड़ा हो जाता है और ट्रे टेबल पर रख देता है। युक्ति भी वहां आती है और कहती है। युक्ति, तुम बैठ जाओ। गौरव, गौरव बैठ जाता है। फिर युक्ति कहती है। युक्ति, लगता है तुम अपने घर के डायमेंशन से बिल्कुल फैमिलियर हो, पहली बार तुम्हें विदाउट छड़ी चलते देखा है। गौरव, हाँ, मैपस्टो हो जाता है, पॉइंटिंग हिज राइट इंडेक्स फिंगर ऑन हिज राइट फॉरहेड। गौरव, शुक्रिया। युक्ति, बहुत कोशिश करता हूँ, पर चाय प्याली के बाहर छलक ही जाती है। युक्ति मुस्कुराती हैं और एक कप उसे देती हैं और दूसरे कप से चाय पीने लगती है। तभी युक्ति की नज़र दीवार पर टंगे एक तस्वीर पर जाती है जिसमें एक 8 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा है। युक्ति पूछती है। युक्ति, ये फोटो में क्या तुम और तुम्हारे मम्मी पापा हैं क्या? गौरव, हाँ। युक्ति, अभी वो कहाँ हैं? गौरव, वो इस दुनिया में नहीं है। युक्ति बिकम्स सैड, सॉरी गौरव। कोई बात नहीं युक्ति, फिर कौन है तुम्हारा ख्याल रखने वाला? गौरव, मेरे एक चाचा हैं जो कभी कभार आ जाते हैं मेरा हाल चाल पूछने, उनके अलावा और कोई नहीं है। युक्ति, ओके। चाय पीते हुए, गौरव, तो युक्ति बताओ यूनिट का क्या हाल है? युक्ति, सभी ठीक है, कल सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, आए क्यों नहीं तुम? गौरव, तुम्हें तो पता ही है, मुझे ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। युक्ति, लेकिन कब तक तुम ऐसे रहोगे? गौरव, 1.5 साल से तुम हमारी टीम में हो, इतनी सारी केसेस हमने मिलकर सॉल्व की हैं, पर अभी भी टीम मेंबर्स तुम्हें पूरी तरह से नहीं जानते। और तुम सेल फोन क्यों नहीं रखते? अगर कुछ काम पड़ जाए तो तुम तक तो पहुंचा ही नहीं जा सकता है। गौरव, ले लूंगा। युक्ति, अभी टीम वालों के सिवा और कौन है जो मुझे कॉल करेगा? युक्ति, वो सब मुझे नहीं पता, जितनी जल्दी हो सके ले लो। गौरव स्माइलिंग, ठीक है, ले लूंगा। अब बताओ कैसे आना हुआ? युक्ति, गौरव, आज हम एक केस के लिए बुरहानपुर के लिए निकल रहे हैं, मैं चाहती थी कि तुम भी हमारे साथ चलो। गौरव, केस क्या है? युक्ति खड़ी होती है और कहती है। युक्ति, इस केस के बाद हमारे यूनिट का नाम बहुत फेमस हो जाएगा। ये केस कुछ अनसुलझी मौतों के बारे में है जो कि उन प्राचीन मंदिरों के आसपास मिली है जहां आज भी अश्वत्थामा को देखने का दावा किया जाता है। गौरव सुनता रहता है और युक्ति खिड़की के पास खड़े केस के आगे की बात बताते हुए कहती है। युक्ति, कल संगीता ने हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं जिससे साबित होता है कि बुरहानपुर जैसे कई जगह हैं जहां आज भी लोग गायब हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं, और पुलिस भी इन केसेस को लेकर एकदम पजल्ड है, और यह उन जगहों पर हो रही हैं जहां अश्वत्थामा अपनी तपस्या करने जाता है। गौरव, और इसलिए तुम उस जगह के लिए निकल रहे हो? युक्ति,
हाँ, हम लोग बुरहानपुर के लिए निकलेंगे जहाँ पर 2 हफ्ते पहले एक लाश मिली है। इस मॉड्यूल को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मरने मारने का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। गौरव, तुम्हें लगता है कि इस रहस्य को हम सुलझा सकते हैं? युक्ति, शायद हाँ, शायद ना, पर ट्राई करने में क्या जा रहा है। ये पैरानॉर्मल सिचुएशन है एंड अस प्रोफेशनल्स वी नीड टू इन्वेस्टिगेट इट एट आई कॉस्ट। गौरव अपनी चाय खत्म कर टेबल पर कप रखता है। युक्ति कहती है, युक्ति, तो तुम चलोगे? गौरव, नहीं युक्ति, मैं नहीं चलूंगा। युक्ति, सरप्राइज, क्यों? गौरव, यह कोई मामूली केस नहीं है, यह एक ऐसे व्यक्ति के जीवन पर आधारित है जो कि 5000 वर्षों से ज्यादा धरती पर घूम रहा है। यह एक विकट श्राप है जिससे हम जैसे मॉर्टल्स नहीं सुलझा सकते। युक्ति, लेकिन वो लाशें। गौरव, युक्ति, कुछ चीजें प्रकृति के नियमों से बंधी हैं और उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। क्या पता हमारे इन चीजों में इंटरफेयर करने से कुछ भयानक परिस्थिति पैदा हो सकती है। युक्ति, लेकिन तुम्हारे बिना इस केस को सुलझाया नहीं जा सकता, तो प्लीज चलो। गौरव, नहीं चल सकता, क्योंकि ये एक अलौकिक घटना है और इससे प्रभु के सिवाय और कोई संभाल नहीं पाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा और तुम लोग भी इस केस से जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। युक्ति, मैं तुम्हारी सोच को समझ सकती हूँ, लेकिन हमारे थिंकिंग प्रोसेस कभी कभी मैच नहीं करते। अगर लोगों को हमारी ज़रूरत है तो चाहे जो भी हो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो हमें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स बनने का कोई हक नहीं है। गौरव, सॉरी युक्ति, पर मेरा मन नहीं मान रहा है। युक्ति, तुम्हारी शक्तियाँ कुदरती हैं और मानो न मानो, लेकिन ये शक्तियाँ तुम्हें एक वजह से मिली हैं। अगर तुम इसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए नहीं करोगे तो कौन करेगा? युक्ति चाय खत्म करके कप टेबल पर रखती है और कहती है, युक्ति, चाय के लिए शुक्रिया। गौरव के चेहरे के भाव नहीं बदलते। युक्ति दरवाज़ा खोलती है और चौखट पर खड़ी होकर कहती है, युक्ति, हम आज शाम 4:30 बजे निकल रहे हैं, मन बदल जाए तो आ जाना। ये कहने के बाद दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। गौरव को बुरा लगता है और अपना सर झुकाकर बैठ जाता है। उससे एहसास होता है कि उसने युक्ति को ना करके ठीक नहीं किया। तभी उसे बाइक की आवाज़ सुनाई देती है और वो एकदम से खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। बाहर युक्ति रोहन के बाइक पर बैठती है। रोहन पूछता है, रोहन, वो आएगा क्या? युक्ति, पता नहीं। रोहन बाइक स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। खिड़की के पास चुपचाप खड़े गौरव गुमसुम हो जाता है। शाम के 4:15 बजते हैं। रेलवे स्टेशन पर बहुत गहमागहमी है। रोहन, युक्ति, सुनैना और विमल स्टेशन पर अपने प्लेटफॉर्म के पास संगीता का वेट कर रहे हैं। रोहन विमल को देखकर पूछता है, रोहन, संगीता कहाँ रह गई? ट्रेन का टाइम हो गया है। विमल, फोन ही नहीं उठा रही है मेरा। विमल फिर से संगीता को फोन लगते हैं, लेकिन संगीता उसका फोन पिक ही नहीं करती। विमल कॉल डिस्कनेक्ट कर रोहन से कहता है, विमल, नो पॉइंट, अभी भी कॉल नहीं उठा रही हैं। रोहन अपनी घड़ी देखते हुए, हे भगवान, कब आएगी ये लड़की? उधर संगीता भागते हुए रेलवे ब्रिज की सीढ़ियों से उतरती है और लोगों को धकेलते हुए कहती है, संगीता, हटो, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी मेरी। यहाँ रोहन और विमल संगीता को लेकर टेंशन में है। उधर सुनैना संगीता को दूर से भागते हुए देखकर बोलती है, सुनैना, गाइज, वो रही संगीता भागती हुई। आखिरकार वो अपने टीम के पास पहुंचती है। विमल उससे देखकर चिल्ला के कहता है, विमल, तुम फोन क्यों नहीं उठाती? रोहन, हमें बोल तो देती कि तुम लेट हो जाएगी। संगीता, सबकी बातें सुनने के बाद हफ्ते हुए, सॉरी गाइज, अरे यार, फोन मैंने बैग में रखा हुआ था, कॉल की आवाज़ आई ही नहीं। आखिरकार मैं पहुंच ही गई। रोहन और विमल संगीता का सामान उठाते हैं, जिसके बाद रोहन कहता है, रोहन, चलिए मैडम, आपका सामान रखने हैं बोगी में। संगीता हंसते हुए, हाँ चलो। ये कहकर रोहन, विमल और संगीता बोगी के अंदर चले जाते हैं। तभी सुनैना दूसरी ओर देखकर युक्ति को कहती हैं, सुनैना, युक्ति, गौरव, युक्ति, डिसअपॉइंटेड, वो नहीं आएगा। सुनैना अपनी दाई हाथ से इशारा करके, वो आ गया है, उधर खड़ा है। युक्ति गौरव को देखकर खुश हो जाती है, आखिरकार आ गया वो। गौरव अपने सामान के साथ प्लेटफॉर्म में आता है। तभी ट्रेन की हॉर्न बजती है और ट्रेन के पैसेंजर्स जो प्लेटफॉर्म पर हैं जल्दी जल्दी ट्रेन पर चढ़ने लगते हैं। विमल और रोहन बाहर आते हैं और गौरव को देखकर विमल उसकी ओर भागते हैं। उसका सामान उठाते हुए कहता है, विमल, भाई साहब, आप तो टाइम पे आए हैं, चलिए नहीं तो आपका रथ छूट जाएगा। गौरव हंसते हुए, हाँ चलिए। विमल गौरव का हाथ और सामान पकड़कर उसे ट्रेन के अंदर ले जाता है और बाकी सब लोग भी अंदर चले जाते हैं। ट्रेन चलने लगती है। तभी थोड़ी दूर एक 6 फुट कोट पांच पहना आदमी जो उन पे बहुत देर से नजर रखे हुआ था, वो भी ट्रेन पर चढ़ने के लिए बेंच से उठता है। अपने न्यूज़पेपर को फोल्ड कर अपने बैग में डालता है और अपने चश्मे को एडजस्ट कर अगली बोगी पर चढ़ जाता है।
CH4 सफर बुरहानपुर की और -2 ट्रेन अपनी मुकाम पर चल पड़ती है। गौरव की बोगी लोगों से ज्यादा भरी हुई नहीं होती, फिर भी चहल पहल बनी रहती है। लोगों और सामान बेचने वालों की। रोहन की टीम में सुनैना, संगीता, रोहन, विमल और युक्ति एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। उधर गौरव खिड़की के पास बैठकर ट्रेन के बाहर देख रहा होता है। उस ट्रेन और पटरियों की आवाज को सुनना गौरव मौन बैठा होता है। तभी एक आवाज उससे सुनाई देती है, चाय वाला, चाय चाय। उसे इग्नोर कर गौरव बाहर की ओर देखता है। तभी विमल गौरव को चाय देते हुए कहता है, विमल ये ले भाई चाय पी। गौरव शुक्रिया। गौरव चाय की गिलास हाथों में लेता है और पीने लगते हैं। उधर रोहन और उसके दोस्त बारी बारी से अपना कप उठाते हैं और रोहन पैसे देते हुए कहता है, रोहन ये लो भैया पैसे ले लो। चाय वाला पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। तभी सुनैना कहती है, सुनैना ट्रेन में चलने का मजा ही कुछ और है। विमल सही कहा, अजीब ही नॉस्टैल्जिया है इसकी। रोहन हंसते हुए संगीता की ओर देखकर कहता है, संगीता आपकी भी वैल्यूएबल टिप्पणी चाहिए। संगीता जो रिसर्च वर्क में बिजी है कहती है, संगीता मुझे ट्रेन से चलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसकी सूरत देख विमल ने ट्रेन के टिकट्स कराए, इन एंगर भगवान ही जानता है। युक्ति चिल संगीता ये सब तो चलता रहता है। बाय दी वे इतना रिसर्च क्यों कर रही हो तुम अपने लैपटॉप पे? संगीता हम कल तक बुरहानपुर पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी भी मेरे पास कोई खास डिटेल्स नहीं इंसिडेंट्स को लेकर। रोहन मतलब तुमने अच्छी खासी रिसर्च की है, तो किस चीज़ की और डिटेल्स चाहिए? संगीता आई नो, लेकिन इन कम डिटेल्स से हमारा काम नहीं बनेगा। शक्ति के डिटेल्स को अकेले में रेफरेंस में लेना थोड़ा मुश्किल है। हमें कई और लोग जो इन इंसिडेंट्स से रिलेटेड हैं उनके डिटेल्स कलेक्ट करने होंगे, नहीं तो एंटिटी से भिड़ना मुश्किल हो जाएगा। युक्ति ओके, पर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई तो रास्ता निकल आएगा। संगीता कुछ सोर्सेस तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, पर उनसे बुरहानपुर जाके ही मिला जा सकता है। हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, तब तक एंटिटी फाइंडिंग हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। रोहन अंडरस्टूड, पर अब तक तुम्हारी रिसर्च कुछ आगे बढ़ी? संगीता कुछ खास नहीं, ज़्यादा डिटेल्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। एक बहुत बड़ा तबका इन मामलों के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता, इसलिए तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। विमल एंटिटी इन्फॉर्मेशन छोड़ो, मुझे तो अभी तक अश्वत्थामा के श्राप की वजह पता नहीं चली। ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण अश्वत्थामा को इतना बड़ा श्राप लगा? सुनीता की ओर देखकर, तो बता पंडितन क्या वजह थी श्राप की? संगीता अपने लैपटॉप में एक फाइल खोलकर कहती है, संगीता ये एक आर्टिकल है जो मुझे ऑनलाइन मिला। संगीता आर्टिकल पढ़ना शुरू करती है। अश्वत्थामा एक श्रेष्ठ योद्धा था। उसके पास नारायण अस्त्र, ब्रह्मा शीर्ष अस्त्र, ब्रह्मा अस्त्र और इंद्रा अस्त्र जैसे कई शक्तिशाली अस्त्र थे। कहाँ यह भी जाता है कि वो एक प्रगाढ़ पंडित भी थे और शिव जी की नियमित रूप से पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन अर्जुन से प्रतिस्पर्धा अश्वत्थामा के अहंकार को हमेशा प्रज्वलित करती रहती थी, और ये तब और बढ़ गई जब पांडवों ने उसके पिता द्रोणाचार्य और उसके मित्र दुर्योधन की निर्मम हत्या कर दी। तब क्रोध में आकर उसने अनैतिक तरीके से कई योद्धाओं को नींद में मार डाला। उसने उपांडव यानी पांडव के पुत्रों का भी संहार पांडव समझ के कर दिया। जब पांडव क्रोध में महर्षि व्यास के आश्रम गए अश्वत्थामा को मारने के उद्देश्य से, तब भगवान कृष्णा ने पांडवों को ये कहकर चौंका दिया कि अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं हो सकती। अपने बचाव में और पांडवों को मारने के उद्देश्य से उसने ब्रह्मशीर्ष अस्त्र पांडवों पर छोड़ दिया। लेकिन श्री कृष्णा की छाया में सुरक्षित पांडवों की मृत्यु न होता देख उसने वो अस्त्र अभिमन्यु पत्नी उत्तारा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। इससे देख भगवान कृष्णा क्रोध में आ गए। उन्होंने न केवल उत्तारा के पुत्र की रक्षा की, पर अश्वत्थामा को भीषण श्राप देकर उसकी मणि को हर लिया। शांत होने उपरांत अश्वत्थामा को एहसास हुआ कि श्री कृष्णा ही आदि और अंत हैं, और अगर उनकी आज्ञा ना हो तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन ये एहसास उन्हें अगर थोड़ी शीघ्र आ जाती तो शायद वो बच जाते। विमल ओके, एक छोटी सी गलती भी कभी कभी आप पर कहर बनकर टूटती हैं, और ये उसका जीता जागता उदाहरण है। गेटिंग अ बिट सरप्राइज, लेकिन मैंने तो सुना था कि महर्षि व्यास ने 2 ब्रह्मा शीर्ष अस्त्र को अपनी शक्ति से रोका था। कहानी के बेसिस से ये पता चलता है कि अश्वत्थामा एक काम व्यक्तित्व नहीं था। गौरव नहीं, ऐसा नहीं है, वो बहुत ही संतुलित व्यक्ति था। पूरी टीम गौरव की ओर देखती है। गौरव आगे कहता है, गौरव महाभारत के एक दूसरे वर्षन के अनुसार दुर्योधन मरने से पहले 3 उंगलियां आसमान की ओर करके जमीन पर लेता रहा। भगवान कृष्णा ने उस घटना को इस प्रकार रखा कि दुर्योधन उस युद्ध को जीत जाता अगर वो 3 चीज करने में कामयाब होता। पहला, हस्तिनापुर के आसपास किले का निर्माण ना करके उसने बहुत बड़ी गलती की। दूसरी, भगवान श्री कृष्णा पांडवों के शुभचिंतक और रणनीतिकार थे, और उनके टक्कर में केवल विदुर ही ऐसे व्यक्ति थे जो इस युद्ध को अपने बुद्धि के बल पे पलट सकते थे। लेकिन विदुर को अपनी तरफ ना कर पाना दुर्योधन की दूसरी गलती थी। और तीसरी और आखिरी गलती उसने अश्वत्थामा को पितामह भीष्मा के बाद सेनापति ना बना के की। जितना विध्वंस कर्ण, द्रोणाचार्य और शल्य ना कर पाए थे, उतना अश्वत्थामा ने एक दिन में ही कर दिखाया। अगर अश्वत्थामा को सेनापति की कमान पहले मिलती तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता।
विमल, इंटरेस्टिंग। मैंने भी एक वर्शन के मुताबिक ये सुना है कि महाभारत तेलुगु भाषा में लिखी गई थी और उसे लिखने वाला लेखक अश्वत्थामा से मिला और उनके गाइडेंस में उसने वो महाभारत की कथा लिखी। सीम्स सो कॉन्ट्रडिक्टरी टू वॉट वी आर थिंकिंग। सुनैना, अग्रीड। मैंने भी एक वर्शन सुना है जिसमें अश्वत्थामा को श्राप मिलने के पश्चात वो भगवान परशुराम के पास जाते हैं और उनसे गुहार लगाते हैं श्राप से पीछा छुड़ाने के लिए। परशुराम को उन पर दया आती है और वो अश्वत्थामा को आदिशक्ति की तपस्या करने की सलाह देते हैं क्योंकि केवल वो ही हैं जो भगवान श्री कृष्ण के श्राप से अश्वत्थामा को मुक्ति दिला सकती हैं। उनकी सलाह मानकर अश्वत्थामा आदिशक्ति की उपासना करते हैं और आदिशक्ति प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्त कर देती हैं। जब पांडव अपने अंतिम समय पर हिमालय से स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहे होते हैं तब युधिष्ठिर एक प्रसन्नचित अश्वत्थामा को व्यास और परशुराम मुनियों के साथ देखते हैं। सो इंडीड इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी। संगीता, गाइस, देयर आर मेनी वर्शंस और अगर हम पूरी रात भी बिता दे तो भी इन वर्शंस का डिस्कशन खत्म नहीं होगा। सो लेट्स फोकस ऑन फैक्ट्स। हमें बहुत सारा काम करना है बुरहानपुर जाकर। रोहन, इंडीड, बढ़िया टीम। मुझे पता नहीं था कि मेरे टीम में इतने विद्वान लोग हैं। युक्ति, सही में तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। रोहन हंसते हुए। तभी उनकी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। रोहन कहता है। रोहन, चलो गाइस, बैठ बैठ के कमर अकड़ गई, थोड़ा स्टेशन पर चल ले। विमल, चलो। सभी एक एक कर प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं। विमल और रोहन सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं और लड़कियां खरीदने के लिए किताबें और गिफ्ट्स देखती हैं। प्लेटफॉर्म पर रोहन एक दुकानदार से पैसे देकर कहता है। गौरव, भैया एक चाय देना। दुकानदार, हाँ भैया देता हूँ। दुकानदार पैसे लेकर एक कागज़ के कप में चाय भरता है। तभी अचानक गौरव को कुछ अजीब सा लगता है और वो पीछे पलट के देखता है जहाँ पर वही सूट पाक पहना आदमी उन पे नजर बनाए हैं। दुकानदार, ये लीजिए चाय। गौरव दुकानदार को देखकर कप लेता है और चाय पीने लगता है। वो पीछे पलट के फिर देखता है लेकिन अब वो आदमी वहां नहीं था। तभी ट्रेन की हॉर्न बजती है और सारे लोग अपने बोगी पर एक एक कर चढ़ते हैं। 11:30 बजे पूरी बोगी में सभी इंक्लूडिंग गौरव और उसकी टीम सो रहे हैं। बोगी में ट्रेन के आवाज़ के सिवाय कोई और आवाज़ नहीं है। ट्रेन बहुत तेज गति से चल रही है और रात के इस माहौल में गौरव के बुरे सपने उसका पीछा नहीं छोड़ते। पसीने में तरबतर गौरव देखता है उसी दानव और ट्रक को और उसी एक्सीडेंट को। फिर अचानक वो इस बार कुछ नया देखता है। इस बार वो पूरी बोगी को देखता है। रात के साए में सभी लोग चैन से सो रहे हैं, सिर्फ गौरव अकेला उस बोगी में जगा हुआ है और उसे सब कुछ अजीब लगता है। अचानक उसे बाथरूम के पास कुछ हलचल दिखाई देती है और वो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ता है और जहां ट्यूबलाइट जल रही है तभी वहां जलता हुआ लाइट फ्लक्चुएट होती है और लाइट बंद हो जाती है जिसके कारण गौरव रुकता है। एक अजीब सा डर उसके मन को घेर लेती है। तभी अचानक लाइट वापस आती है और उसके साथ आता है वही डरावना दानव जो उसकी ओर भागता है। गौरव की आंखें खुलती हैं और वो उस भयानक दानव के चेहरे को देखता है जो उसके ऊपर बैठा है और उसे अपने नाखूनों से प्रहार करता है। गौरव तब नींद से जागता है और देखता है कि कोई भी दानव उसके पास नहीं है। वो अपनी टीम को चैन से सोते हुए देखता है। वो अपने सीट से उठता है और ट्रेन का दरवाज़ा खोल के उसके आगे खड़ा हो जाता है। अपने पसीने को पोंछ के ताज़ी हवा में थोड़ी देर के लिए खड़ा होता है। तभी गौरव को किसी की अनुभूति होती है और गौरव कहता है। गौरव, क्यों नज़र रख रहे हो हम पे? वही कोट पैंट वाला आदमी गौरव के पीछे खड़ा होता है और कहता है। अजनबी, जान की सलामती चाहते हो तो उस केस से दूर रहो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। गौरव पीछे पलटकर कहता है। गौरव, क्यों, ऐसा क्या है उस केस में? अजनबी, बहुत जल्द जान जाओगे, बहुत जल्द। तभी एक दूसरी ट्रेन वहां से निकलती है और दोनों ट्रेनों की आवाज़ से अपने आप को बचाने के लिए गौरव अपने दोनों कानों को ढक लेता है, पर जब तक गौरव अपने कानों से हाथ हटाता है तब तक वो अजनबी चला जाता है। CH5 छानबीन शुरू। सुबह के 7:30 बजे है। युक्ति की आंखें खुलती हैं और वो गौरव को उसके ऊपर वाले बर्थ पर बैठे हुए देखती है। आंखें पोंछती हुए गौरव से कहती है। युक्ति, गुड मॉर्निंग। गौरव युक्ति की ओर देखकर कहता है। गौरव, गुड मॉर्निंग। युक्ति खड़े हो जाती है और कहती है। युक्ति, क्या हुआ गौरव, कब से उठे हुए हो, नींद नहीं आई क्या? गौरव, नहीं युक्ति, नींद अच्छी आई, जल्दी उठने की आदत है। तभी सुनैना जो जग जाती है कहती हैं। सुनैना आंख मलते हुए, अरे यार क्यों इतनी बातें कर रहे हो, क्या सपना देख रही थी? मैं। युक्ति, ओह हीरोइन, किसी देख रही थे सपने में? सुनैना, अरे यार मैं रणवीर सिंह के साथ डेट पे गई थी, वो मुझे अपने हाथों से वड़ा पाव खिला रहा था। युक्ति, वाह बहुत बढ़िया सपना है। सुनैना, अब चलो रेडी हो जाए, अब 2 घंटे में बुरहानपुर पहुंच जाएंगे। सुनैना घड़ी देखते हुए, हाँ चलो फ्रेश हो जाए। दोनों लड़कियां वहां से वॉशरूम के लिए निकल जाती हैं। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है और ताप्ती नदी के पास स्थित है। कई राजवंशों द्वारा शासित ये शहर एक अद्भुत इतिहास का साक्षी है और रणनीति के नज़रिए से एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान
इसकी खूबसूरत भवन, मीनारें, गुरुद्वारे और मस्जिद इस शहर के मुख्य आकर्षण हैं। भारतीय शास्त्रों में बुरहानपुर का उल्लेख भरेगु ऋषि के नाम पर भरेगुपुर के रूप में किया गया है, जिन्होंने न केवल यहाँ तपस्या की बल्कि ताप्ती नदी के तट पर भरेगु संहिता भी लिखी। इस जगह का आधुनिक इतिहास फारूकियों और मुगलों से जुड़ा हुआ है। शाहजहां और औरंगजेब यहाँ कुछ समय बिताया था। कहाँ तो ये भी जाता है कि शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बुरहानपुर में बनाना चाहता थे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसके दिलचस्प इतिहास और कई साम्राज्यों के मिश्रण के कारण यहाँ पर हर धर्म और वर्गों के लोग मिलते हैं और सुखद भाईचारे के साथ रहते हैं। सुबह के 10 बजे संगीता, सुनैना और विमल अपने सामान बांधने लगते हैं। ट्रेन में लोगों को उतरने की गहमा गहमी है। वही गौरव पिछले रात के हादसों को याद कर बेहद चुप बैठा हुआ है। ये देख रोहन पूछता है, रोहन क्या हुआ गौरव? सब ठीक। गौरव बिना कुछ कहे मुस्कुराते हैं और हल्के से सिर हिलाकर न का इशारा करता है, जिसके बाद रोहन अपनी टीम की ओर देखता है और कहता है, रोहन, टीम, थोड़ी देर में हम बुरहानपुर पहुंच जाएंगे। सारे टीम मेंबर्स उसे देखते हैं, जिसके बाद गौरव अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, रोहन, फ्रेश होने के बाद हमें अकॉर्डिंगली अपने काम पर लगना है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस बता दूं कि कौन क्या करेगा। सुनैना, संगीता इज सेड, तुम्हें शक्ति से मिलकर उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने हैं और उसके दोस्त की बॉडी को भी देखना है। मैं और युक्ति बुरहानपुर में उन लोगों का लिस्ट बनाएंगे और उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे जो इन अटैक्स में मारे या घायल हुए हो। विमल और गौरव, तुम जितना हो सके शहर के आसपास की डिटेल्स इकट्ठी करो। जितना हो सके इन इंसिडेंट्स के बारे में पता लगाओ। हो सके तो पुलिस या लोकल मीडिया से कोऑर्डिनेट करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाओ। आज होटल में इन सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है? टीम, ठीक है रोहन, हो सके तो एक दूसरे के संपर्क में रहो और अगर ज़रूरत पड़े तो कॉल करने से पीछे मत हटो, ठीक है? टीम, ठीक है। जैसे ही रोहन की बात खत्म होती है, स्टेशन आ जाता है और युक्ति कहती है, युक्ति, चलो बुरहानपुर आ गया। एक एक कर सभी प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं। विमल और गौरव साथ साथ लास्ट में उतरते हैं। तभी गौरव ऑब्जर्व करता है कि विमल को बार बार किसी का कॉल आ रहा है और वो उसे डिस्कनेक्ट करता रहता है। ये देख गौरव कहता है, गौरव, किसका फ़ोन है? विमल, उठा क्यों नहीं लेते? विमल, कुछ खास नहीं, जब फ्री हो जाऊंगा तो बात कर लूंगा। गौरव, पर कॉल है किसकी? विमल, मेरे पिताजी की। ये कहकर वो टीम के साथ आगे बढ़ जाता है और गौरव पीछे पीछे उनके स्टेशन के बाहर आता है। टीम 2 टैक्सी बुक करके वो अपने होटल की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर उस शहर को देखते हुए टीम आगे बढ़ती है। उन सुंदर गलियों, चौराहों और मंदिरों को देख सुनैना अपने कैमरा से कुछ तस्वीरें लेती हो, जिसके बाद थोड़ी देर में वो अपने होटल अन्नपूर्णा लॉज पहुंच जाते हैं। रोहन, युक्ति और संगीता अपने ऑटो से उतरते हैं और रोहन ड्राइवर सामान उतरवा के संगीता और युक्ति को अंदर भेज देता है। रोहन, तुम लोग रिसेप्शन में बैठो, मैं आ रहा हूँ। संगीता, ठीक है। जिसके बाद वे सामान लेकर होटल की ओर चल देते हैं। उधर रोहन दूसरी ऑटो के पास आता है और विमल गौरव को सामान उतारने में मदद करता है। फिर पेमेंट कर सभी होटल के अंदर चले जाते हैं। रोहन मैनेजर से बात करके 3 चाबियां लेता है और सभी टीम मेंबर्स को उनकी कमरों की चाबियां दे देता है। उनको लेकर सभी लोग अपने अपने कमरों के तरफ निकलते हैं। कमरों के अंदर आने के बाद वो अपने कैमराज और रिकॉर्डिंग मशीन्स चार्जिंग पर लगा देते हैं। फिर रेडी होकर अपने अपने सामानों के साथ नीचे रिसेप्शन पे आ जाते हैं। फिर रोहन सुनैना संगीता को एक बाइक की चाबी और गौरव विमल को दूसरी बाइक चाबी देता है, जिसके बाद वो अपने गाड़ियों में बैठ प्लान के हिसाब से अपने अपने रास्ते चल देते हैं। पहली टीम, रोहन और युक्ति भी अपने बाइक पर बैठ उस व्यक्ति से मिलने जाते हैं जो बहुत साल पहले उस एंटिटी से मिलने के बाद अपनी याददाश्त खो दी थी। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद रोहन और युक्ति उस व्यक्ति के मोहल्ले में पहुंचते हैं। बाइक से उतरकर रोहन गाड़ी को पार्क करता है और फिर रोहन 2 वृद्ध लोगों के पास आकर पूछता है, रोहन, यहाँ अनिल मजरू कहाँ रहते हैं? उनमें से एक कान में अपने कान पर हाथ लगाकर पूछता है। वृद्ध व्यक्ति -1, कौन? रोहन, अनिल मजरू साहब, कहाँ मिलेंगे? वृद्ध व्यक्ति -2, अपने दाएं हाथ से रास्ते दिखते हुए 2 गली छोड़ के मिलेगा उसका घर। रोहन, शुक्रिया। फिर युक्ति की ओर देखता है और दोनों बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। दोनों चलते एक छोटे से घर के पास आकर खड़े हो जाते हैं। फिर युक्ति कहती है, युक्ति, यही घर होगा। फिर वो दरवाज़ा खटखटाती है। अंदर से एक स्त्री दरवाज़ा खोलती है और दोनों के देखकर बाहर खड़ी हो जाती है। युक्ति कहती है, युक्ति जी नमस्ते। स्त्री, नमस्ते। युक्ति जी, हम रिपोर्टर्स हैं। हम परिचय न्यूज़पेपर की ओर से आई हैं। क्या हम अनिल जी से मिल सकती हैं? स्त्री, अपने घर के अंदर देखकर, अनिल जी से? युक्ति, हाँ जी, उनसे कुछ बात करनी है। स्त्री, आइए, अंदर आइए। दोनों अंदर चल देते हैं। फिर वो औरत अपने घर का दरवाज़ा बांध कर देती है। एक कच्चे मकान के अंदर 2-3 बच्चों के पास से गुजरकर जो वहां खेल रहे थे, रोहन युक्ति घर के अंदर चल देते हैं और एक बांध कमरे के पास आकर तीनों खड़े हो जाते हैं।
उधर दो मर्द भी उनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। रोहन देखता है कि दरवाजा पे ताला और किसी प्रकार की तांत्रिक सिद्ध धागा लगा है और बिल्कुल अंधेरे में है। उस कमरे पर एक ही खिड़की है, उसके सिवाय वो कमरे से और कोई आवाज नहीं आ रही। तभी अपना घूंघट पके हुए वो औरत कहती है, स्त्री, पिताजी आपसे कोई मिलने आया है। एकदम से कमरे में किसी की चिंगाड़ने की आवाज आती है और एकदम से एक 65 वर्षीय पागल सा दिखने वाला आदमी खिड़की की ओर आकर जोर से चिल्लाता है, अनिल, चिंघाड़ते हुए, मार देगा, वो सबको मार देगा, CH6 खूंखार दैत्य। युक्ति रोहन गले से लिपट जाती है। रोहन उसको थोड़ा कंफर्ट करता है। रोहन, बेबी मैं हूं इधर, डरो मत बेबी, वो पागल सा आदमी अंदर कमरे में अकेले भागते हुए कहता है। अनिल, मार देगा सबको, कोई नहीं बचेगा, सबको मार देगा। रोहन, मन में तो अफवाहें सही थी। दोनों रोहन और युक्ति उनके हॉल में बैठते हैं। वो हॉल एक छोटा सा कमरा है जिसमें एक पलंग, टीवी, पंखा, कपड़े और कुछ छोटे सामान रखे हुए हैं। चटाई पर बैठा रोहन कमरे को ऑब्जर्व करता है। वही डरी हुई युक्ति को वो औरत पीने के लिए पानी लाके देती है। युक्ति पानी पीती है। बहरहाल वो औरत अपने घूंघट को सेट करके थोड़ी दूर उनके साथ चटाई पर बैठ जाती है। उनके पति भी कमरे में आ बैठ जाते हैं। स्त्री, यही अनिल जी हैं, मेरे पिताजी। उनका ये हाल 25 सालों से है। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पिताजी को घायल अवस्था में गांव वालों ने घर पर लाया। उनका इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उन्होंने अपनी सूझ बूझ खो दी और तभी से वो ऐसे हैं। मेरी माँ पिछले साल चल बसी और अब मैं उनका ध्यान रखती हूँ। युक्ति, कुछ पता चला कि ये कैसे हुआ? स्त्री, नहीं, पर लोग कहते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देख लिया था जिसके कारण यह ऐसे हो गए। रोहन, वो काम क्या करते थे? स्त्री, वो वॉचमैन का काम करते थे और ज्यादातर उनकी नाइट शिफ्ट्स होती थी। उन दिनों हम असीरगढ़ में रहते थे, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। युक्ति, और आपको क्या लगता है? स्त्री, नहीं पता मैडम जी, बस इतना पता है कि मेरे पिताजी बहुत ही जटिल व्यक्ति थे। उन्होंने अपने दम पर गांव में खेत खरीदे, इस घर को बसाया। मेरी माँ कहती थी वो बड़े ही मेहनती थे, लेकिन जब से बुरा साया उन पे पड़ा तब से वो ऐसे हो गए। मुझे तो ये भी पता है कि आप लोग पत्रकार नहीं हैं। युक्ति, कैसे? स्त्री, सालों से लोग आते हैं, कभी डॉक्टर बनकर और कभी सरकारी कर्मचारी बनकर। एक बार तो इनको ठीक करने के लिए वो मेरे पिताजी को अपने साथ एम्बुलेंस में ले गए थे, लेकिन फिर 3 दिन बाद हमें वापस कर दिया। अब तो आदत सी हो गई है माना ना करने की। रोहन और युक्ति थोड़ी देर के लिए अफसोस करते हैं झूठ बोलने के लिए, जिसके बाद युक्ति कहती है, युक्ति, हम पत्रकार नहीं हैं, हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। अनिल जी हालात के बारे में पूछने के लिए आपके पास आए थे। स्त्री, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स क्या होता है? रोहन, हम घोस्ट हंटिंग करते हैं। स्त्री, घोस्ट हंटिंग? अपने पति को देखते हुए? पति, अरे बाबा, तांत्रिक हैं, भूत पकड़ते हैं। स्त्री, अच्छा। रोहन और युक्ति चौंक जाते हैं लेकिन फिर अपने काम के बारे में और कुछ नहीं कहते। स्त्री, तांत्रिकों के जैसे तो आप बिल्कुल नहीं दिखते, बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हैं। रोहन, हाँ, लोगों को धोखा देना पड़ता है। स्त्री, अच्छा, बढ़िया है, लेकिन हमें कोई तांत्रिक की जरूरत नहीं है। हम भूलोक बाबा के पास आखिरी बार गए थे और तब से सब कुछ ठीक है। युक्ति, पर थोड़ी से गुस्से में आते हुए रोहन युक्ति को अपने हाथ से रोककर पूछता है, रोहन, क्या हुआ था? कुछ विस्तार में बातेंगे हमें। स्त्री, वो हादसे के बाद हमारे पिताजी को किसी तरह का दानव दिखाई देता था। जब वो अस्पताल में थे तो घायल अवस्था में उस दानव को देखने का दावा करते थे। डॉक्टर बाबू ने ये कहकर बात को नकारा कि उनके मानसिक स्थिति ठीक है और कुछ दवाई लिख के दी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर पास वाले शिव मंदिर के पुजारी भूलोक जी के पास हम अपने पिताजी को ले गए। उन्होंने भैरव पाठ कर उनके और उनके कमरे के लिए सिद्ध मंत्रों से उच्चारित धागा हमें दिया। तब से पिताजी को कोई बुरा सपना नहीं आता। युक्ति, क्या उन्हें कोई भी बुरा सपना उसके बाद नहीं आता? स्त्री, नहीं, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा के रात थोड़े से ज्यादा चिल्लाने लगते हैं, तब उन्हें नींद का इंजेक्शन देकर हम कमरे में सोने के लिए छोड़ देते हैं। रोहन, इसके अलावा और कुछ जो आप हमें बताना चाहती हो? स्त्री, नहीं, बस इतना ही है। रोहन और युक्ति एक दूसरे को देखते हैं, फिर हाथ जोड़कर युक्ति कहती है, युक्ति, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। अगर कुछ और जानकारी हो तो मुझे इस कार्ड पर फोन कीजिएगा। वो औरत कार्ड लेकर, स्त्री, जरूर दीदी, दोनों उठते हैं और उस औरत को हाथ जोड़कर कहते हैं, रोहन, युक्ति, धन्यवाद। स्त्री भी अपने पति के साथ उठती हैं और कहती हैं, स्त्री, धन्यवाद। रोहन और युक्ति घर के बाहर आते हैं और अपने बाइक के पास चले जाते हैं। बाइक के पास आकर रोहन युक्ति को और देखकर कहता है, रोहन, क्या लगता है? युक्ति, केस तो इंटरेस्टिंग है। रोहन, लगता है हमारे से पहले भी कई लोग भेष बदलकर अनिल को देखने आए थे, लेकिन वो कौन थे वो कुछ साफ नहीं। युक्ति, बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन तो पता चली है। रोहन, हाँ, पर उस जगह का नाम नहीं पता चला जहां पर यह हादसा हुआ था। युक्ति,
अभी मेरे पास 2 और लोगों के डिटेल्स हैं, शायद उनसे कुछ पता चल सके, और वैसे भी बाकी के लोग अपना अलग से रिसर्च कर रहे हैं। रोहन, हाँ, बहुत कुछ नया पता चलेगा आज रात। तुमने दूसरे बंदे का एड्रेस निकल लिया क्या? युक्ति, हाँ, मेरी डायरी में। रोहन, ठीक है तो चले उसके पास, आओ बाइक पे बैठ जाओ। युक्ति रोहन के बाइक पर बैठ जाती हैं और रोहन वहां से बाइक स्टार्ट कर निकल जाता है। उधर गौरव पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी बाइक पर अपनी छड़ी पकड़कर बैठा है। लोग पुलिस स्टेशन से आ जा रहे हैं, लेकिन विमल अब तक पुलिस स्टेशन के बाहर नहीं आया। अपनी घड़ी पर अपनी उंगलियां फेर कर कहता है, गौरव, 2:45 बज रहे हैं, 1 घंटा हो गया, अब तक विमल बाहर नहीं आया। तभी विमल पुलिस स्टेशन से एक कागज के टुकड़े को लेकर बाहर निकलता है। वो उस कागज को फोल्ड करके अपने पर्स में डालते हैं और गौरव के पास आता है। गौरव पूछता है, गौरव, क्या हुआ? विमल, उदास, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं, कहते हैं कि वो फाइल्स के डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। गौरव, अब क्या? विमल, एक लोकल रिपोर्टर का पता दिया है, चलकर उससे बात करते हैं। ये कहकर विमल गाड़ी की ओर बढ़ता है। गौरव उठ के साइड में खड़ा हो जाता है। विमल गाड़ी चालू करता है, फिर बाहर निकलकर गौरव को बोलता है, गौरव, बैठ। गौरव बैठता है और वहां से वो निकल पड़ते हैं। रास्ते में गौरव विमल से पूछता है, गौरव, अब तक 3 पुलिस स्टेशन घूम चुके हैं हम, अच्छा हुआ कि ये कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स पूछने के चक्कर में उन लोगों ने हमें जेल में नहीं डाला। विमल, अरे डरता क्यों है, बात करने का बस तरीका आना चाहिए, और इस काम में बहुत अच्छा हूँ। थोड़ी देर बाद विमल गौरव की ओर देखकर पूछता है, विमल, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? गौरव, हाँ पूछ। विमल, तुझे युक्ति कैसी लगती है? गौरव, कैसी लगती है माने? दोस्त जैसे लगती हैं। विमल, हंसते हुए, अरे दोस्त, हमसे ये बातें नहीं छुपाने के, माने कि हमारी पास सिक्स्थ सेंस नहीं पर दिमाग जरूर है। गौरव, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक फ्रेंड है। विमल, देख भाई, ना ही रोहन इधर है ना ही युक्ति, और जिस तरह तुम दोनों एक दूसरों से बात करते हो वो देखकर मुझसे कुछ छुपा नहीं है, तो बता दे, तुम्हारा ये सीक्रेट सलामत रहेगा अब उनके साथ। गौरव, हंसते हुए, तुझसे क्या छुपाना, युक्ति सेंसिबल है, इंटेलिजेंट है और फनी भी, लेकिन हमारे पास वो लुक्स नहीं जिससे वो हमसे पैठ जाए। रोहन उसके लिए एकदम परफेक्ट है। विमल, हंसकर, अरे वाह मेरे देवदास, चश्मे की आड़ में भी मोहब्बत करना नहीं भूलता, यूं ही एक तरफा प्यार करते जा गालिब, कोई ना कोई तो जरूर फंसेगी। दोनों हंसते हुए गाड़ी में बैठ जा रहे होते हैं। तभी आगे उन्हें एक एक्सीडेंट में एक सेंट्रो कार पलटी हुई मिलती है। लोगों के जमावड़े में थोड़ी दूर विमल गाड़ी रोकता है। गौरव पूछता है, गौरव, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? विमल, एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है गौरव, तू इधर बैठ, मैं देखकर आता हूँ। ये कहकर वो आगे चला जाता है और गौरव बाइक के पास खड़ा होकर उसका वेट करता है। तभी अचानक उसे कुछ फील होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो उससे एक लड़की दिखाई देती है जो एक सफ़ेद टॉप और जीन्स में उसके सामने खड़ी है और उसके सर से खून बह रहा है। ये वही लड़की थी जो थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट में मारी गई थी। वो गौरव को कहती है, भूत, प्लीज़, मेरे गाड़ी के पीछे मेरी माँ की दवाई हैं और उनका ऑपरेशन ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में चल रहा है, और अगर उन्हें ये दवाई नहीं मिली तो उनको ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो प्लीज़ हाथ जोड़कर मेरी माँ तक ये दवाइयाँ पहुँचा दो। गौरव, हाँ, मैं पहुँचा दूंगा। भूत, शुक्रिया। ये कहकर वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। तभी विमल उधर आता है और कहता है, विमल, अरे एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया, म्युनिसिपैलिटी वाले उसकी लाश ले गए हैं, हम भी अपने रास्ते चले। गौरव, उस लड़की ने क्या सफ़ेद टॉप और जीन्स पहना था क्या? विमल, चौंकते हुए, हाँ यार, पर तुझे कैसे पता? गौरव, एक काम करेगा, एजेंट हैं। थोड़ी देर बाद ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में रिसेप्शन के पास खड़े होकर गौरव वो दवाइयाँ उस लड़की के पिता को देता है, जो रोते हुए वो दवाई अपने हाथों में ले लेते हैं। लड़की के पापा, रोते हुए, आरटी, ये कहकर वो नीचे गिरने वाले होते हैं, पर विमल उन्हें पकड़ लेते हैं और 2 डॉक्टर और नर्स उन्हें व्हील चाय में बिठा कर ले जाते हैं। तो ये था गौरव की शक्ति, वो अतृप्त आत्माओं को देख सकता था, और अगर वो ये दवाई समय पर ना पहुंचे होती तो उस लड़की की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। CH7 शक्ति की दास्तान। उधर सुनैना और संगीता अपनी खोजबीन में शहर की मॉर्चुअरी में जाते हैं। बहुत सारी बॉडीज को देख दोनों अपना चेहरा अपने स्कार्फ से ढक लेते हैं। फिर संगीता अपनी गाड़ी पार्क कर वो शवगृह एक अलग ही कहानी बयां कर रहा था कि मनुष्य कितना शक्तिहीन प्राणी है। जब तक प्राण है तब तक सम्मान, खुशी, अमीरी, अहंकार और अपने वर्चस्व का बहुत ध्यान रहता है, लेकिन जहां शरीर प्राणहीन हो जाता है तब इनमें से कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। उन लाशों से गुजरकर ऐसे तैसे संगीता और सुनैना मॉर्चुअरी के ऑफिस पहुंचते हैं, जहां पे एक 45 वर्षीय व्यक्ति कुछ पेपर वर्क्स में लगा हुआ है। दोनों म को देख अफसर पूछता है, अफसर जी कहिए। संगीता और सुनैना हाथ जोड़ते हैं और फिर संगीता कहती हैं, संगीता, नमस्ते जी, आप अशोक जी हैं क्या? अफसर, हाँ जी, मैं ही अशोक हूँ, कैसी सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी?
संगीता, जी हमें शक्ति ने यहाँ भेजा है, जिससे आपसे बात हुई थी। अफसर कुछ देर के लिए सोचता है। सुनैना कहती है, सुनैना, जी हमें अमन की बॉडी देखनी थी। अफसर, हाँ याद आया, ये वही शक्ति है न जिसके दोस्त मारा गया था। संगीता, जी अफसर, बहुत ही जवान था लड़का, खेलने कूदने की तो उम्र थी उसकी। अब बताइए क्या ऐसे भरी जवानी में कोई भालू के हाथों मारा जा सकता है, पर होनी को कौन टाल सकता है भला। हर हर महादेव। एक छोटी सी शिवजी की फोटो को देख प्रणाम करते हुए संगीता और सुनैना चीर जाते हैं, लेकिन अपना गुस्सा इजहार करे बिना अफसर की बात खत्म करने के इंतजार करते बाद, जिसके बाद संगीता कहती है, संगीता, हाँ जी आप तो बिल्कुल सही हैं, लड़का बहुत ही जवान था। अगर आप हमें उस लड़के की बॉडी दिखा दे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। हाथ जोड़ते अफसर, अपना चश्मा सेट करते हुए, अच्छा लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अपने पेपर वर्क में फिर से लग जाते हैं। सुनैना चौंक के कहती है, सुनैना, क्यों, ऐसा मत कीजिए सर जी, दूर से आए हैं हम। अफसर, उनको देखकर अमन का परिवार आ रहा होगा लाश लेने के लिए, कभी भी प्रकट हो सकते हैं। संगीता, अरे वो तो 3 दिन बाद आने वाले थे ने अफसर। नहीं मैडम, उनको फ़ोन आया था कल कि उन्हें वीसा मिल गया है और आज वो आके बॉडी ले जाएंगे। सुनैना और संगीता आपस में देखते हैं, फिर सुनैना कहती हैं, सुनैना, अब क्या करे संगीता। संगीता, अरे सर प्लीज़ कुछ कीजिए ना, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, प्रॉमिस। अफसर, ठीक है, पर ज़्यादा समय नहीं लोगे, कोई फ़ोटो नहीं लोगे ना ही बॉडी को हाथ लगाओगे, ठीक है। सुनैना, नहीं सर ऐसा मत करो, फोटो तो लेने दो। ये कहकर सुनैना अपने बैग से पैसे निकल अफसर के हाथों में रख देते हैं। मुस्कुराते हुए अफसर कहता है, अफसर ठीक है, पर सिर्फ 15 मिनट। सुनैना, संगीता, ठीक है सर। अफसर, उठकर चलो। संगीता और सुनैना दोनों उस मैनेजर के पीछे चल देते हैं। मैनेजर अपनी चाबी से मुर्दा घर खोलता है और दोनों लड़कियां फिर से स्कार्फ से अपने अपने नाक ढक लेती हैं। कुछ कैबिनेट्स के पास चलते हुए वो एक फर्रेजर रूम की ओर बढ़ते हैं। अंदर जाकर मैनेजर दरवाज़ा खोलता है और फ्रीज कैबिनेट से एक बॉक्स खोलकर कहता है, अफसर, ये रही अमन की बॉडी। उसे देख दोनों लड़कियां डर जाती हैं। बिल्कुल विभत्स तरीके से उसे मारा गया था। उस लाश की आंखें, जबान और उसके इंटरनल ऑर्गन्स उसके शरीर से गायब थे और हर तरफ 7-10 इंच के दांत और नाखून के निशान थे। मैनेजर, ये रहा भालू का शिकार, देख रहे हो कितने गहरे घाव हैं। सुनैना, और पुलिस ने क्या कहा। मैनेजर, क्या कहेंगे, यह वही जानवर का काम है जिसने कईयों की जान ली, पुलिस भी उस जानवर का पता न लगा सकी। संगीता, तो क्या यह अश्वत्थामा का काम है। मैनेजर, नहीं पता मैडम, लेकिन ऐसी लाशें देख देख आदत सी हो गई हैं, अब तो मन नहीं करता इन बॉडीज को देखना का। कुछ तो है जो कि लोगों के पकड़ में नहीं आ रहा है, देखते हैं इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक बढ़ता है। अभी के लिए इसकी ज़रूरत पुलिस को नहीं है, तो इसका शरीर अंतिम संस्कार के लिए इसके परिवार को दे दिया जाएगा। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। इतने में ऑफिस से आवाज़ आती है, स्ट्रेंजर, अशोक जी कहाँ हो। अशोक, अंदर हूँ, आ रहा हूँ उधर 5 मिनट में। संगीता सुनैना को देखकर कहता है, लगता है कि कुछ काम आ गया है, आप लोग फोटोज ले लीजिए और फिर वापस बाहर आ जाएगा, ठीक है। संगीता, सुनैना, जी। यह कहकर मैनेजर वहां से चल देते हैं। सुनैना अमन की बॉडी का तस्वीर लेना शुरू करती है और संगीता कुछ नोट्स अपनी डायरी में बनाती है। मॉर्चुअरी में अपना काम खत्म कर संगीता और सुनैना शक्ति के घर जाते हैं। शक्ति से मिलने के लिए शक्ति की माताजी दरवाज़ा खोलती हैं। दोनों संगीता और सुनैना शक्ति की माँ को देखकर हाथ जोड़कर कहते हैं, सुनैना, संगीता, नमस्ते शक्ति की माँ। नमस्ते संगीता, क्या हम शक्ति से मिल सकते हैं। शक्ति की माँ अंदर देखती हैं, फिर दोनों लड़कियों के देख के कहती हैं, बेटा शक्ति की तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम लोग बाद में आ सकते हो। संगीता, आंटी जी, हम अमन के मौत के सिलसिले में शक्ति से मिलने के लिए बहुत दूर से आए हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। शक्ति की माँ, ठीक है, अंदर आ जाओ। दोनों अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है। दोनों लड़कियां शक्ति के कमरे में बैठे हैं। शक्ति 22 साल का लड़का है और बेहद ही डरा हुआ लग रहा था। उसका घर बहुत ही खूबसूरत है और उसके माता पिता सरकारी नौकरी करते हैं। शक्ति उनके माता पिता का इकलौता बेटा है। शक्ति की माँ कमरे में चाय एक ट्रे में लाती हैं और संगीता की ओर देखकर कहती हैं, शक्ति की माँ, वो बहुत डरा हुआ है, अगर वो कंफर्टेबल न हो तो फिर कभी मिल लीजिएगा। संगीता, भरोसा रखिए आंटी जी, अगर शक्ति की तबीयत ठीक नहीं तो हम फौरन बाहर आ जाएंगे। शक्ति की माँ के चेहरे के बाहर एक छोटी सी मुस्कान आती है। अपने बेटे को देख वो वहां से चली जाती है। सुनैना चाय बनाने लगती है और संगीता शक्ति को देखकर कहती, संगीता, हेलो शक्ति, मैं संगीता हूं जिसे तुमने मेल किया था अमन के मौत के सिलसिले को लेकर, क्या तुम कंफर्टेबल हो बात करने के लिए। शक्ति, डरा हुआ, हाँ जी, बताएं क्या पूछना है। सुनैना 2 कप में चाय डालकर संगीता और शक्ति को देती है। संगीता कप लेती है पर शक्ति चाय नहीं लेता। फिर वही कप लेकर सुनैना उससे चाय पीने लगती है।
बहरहाल एक सिप लेकर संगीता पूछती है। संगीता, उस रात क्या हुआ था? शक्ति, जरा संक्षेप में बता सकते हो? शक्ति, मैं और अमन उस रात 2:30 बजे असीरगढ़ के किले के शिव मंदिर के आसपास बैठे थे। मुझे डर लग रहा था और मैंने कई बार अमन को कहा कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। फेमस जो होना था उसे, स्माइल्स। वो अपना कैमरा सेट कर रहा था, तभी मंदिर में जोरदार घंटी बजने लगी, जैसे जैसे वहां कोई पूजा पाठ कर रहा हो। मुझे लगा कि जरूर पंडित की गैरहाजिरी में कोई और शिव जी की पूजा कर रहा है। मैं मंदिर की ओर भगा और अमन को पुकारकर कैमरा लाने को कहा, लेकिन अमन आ ही नहीं रहा था। मैंने पलटा और देखा कि एक डरावनी औरत की आकृति, जिसने अमन को अपने बालों से दबोच लिया था और उसके मुंह को कसके पके हुए उससे अपने साथ आसपास के जंगल में ले गई। उस भयानक आकृति को देखकर मेरा मन सहम गया। फिर भी मैं अमन को ढूंढने के लिए जंगल की ओर भगा, लेकिन अमन की जोरदार चीख ने मेरी सांसें ही बंद कर दी और फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस जंगल जाने की और उस जंगल से बहुत दूर भाग गया। सवेरे जब मैं पुलिस के साथ वापस पहुंचा तो मुझे अमन की कट्टी चट्टी लाश मिली। उस चुड़ैल ने उसे मार दिया था। सुनैना, चुड़ैल कैसे दिखती थी वो? शक्ति, उसका चेहरा तो ठीक से याद नहीं, पर उसका शरीर काला था, लाल आंखें, बड़े दांत और नाखून, और अपने बालों से कुछ भी उठा सकती थी वो। शक्ति रोते हुए आगे कहता है। शक्ति, पुलिस वालों ने तो मेरे ऊपर ही केस बनाना चाहा, लेकिन मेरे पिताजी के कारण मैं बच गया। फिर भी मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। अगर उस रात मैंने थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई होती तो मैं अमन को शायद बचा सकता था। उन लाल आंखों को मैं कभी नहीं भूल सकता। वो मुझे डराती हैं और ऐसा लगता है कि वो अब मुझे मारेगी। मुझे बचा लीजिए संगीता जी, बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। शक्ति रोता है। संगीता उसे चुप कराकर कहती है, संगीता, संयम से काम लो, शक्ति, सब ठीक हो जाएगा। फिर शक्ति को अकेला छोड़ दोनों लड़कियां बाहर आ जाती हैं, जहां वो शक्ति के माता पिता से मिलते हैं। सुने ना, ठीक है अंकल, हम चलते हैं, थैंक्स फॉर मेकिंग अस मीट हिम। शक्ति के पिता अपने सोफे से उठते हैं और कहते हैं। शक्ति के पिता, नहीं बेटा, आ जाया करो। अमन के मौत के बाद वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। दिन रात वो डरा सहमा रहता है, ना जाने क्या बात है, ना खुल के कुछ कहता है, ना ही किसी से मिलता है, बस हमारे सिवा उसका कोई नहीं है। संगीता, अंकल, उसे अमन की मौत का गहरा सदमा लगा है। उसके देख रेख के लिए आप दोनों में से किसी एक को शक्ति के साथ रहना होगा। हो सके तो आप हमें भी बुला लीजिएगा। अपना नंबर हमने शक्ति के फ़ोन में स्टोर कर दिया है। शक्ति की माँ, ठीक है बेटा सुनैना, अब हम चलते हैं, नमस्ते। दोनों हाथ जोड़कर शक्ति के घर से बाहर चले जाते हैं। उधर शक्ति खिड़की से वो दोनों को तवो व्हील में जाते हुए देखता है। फिर खिड़की बंद करके वो लेट जाता है और अपने कमरे की सारी लाइट्स बुझा देता है। तभी अचानक वो उसी चुड़ैल को अपने कमरे में देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, शक्ति, नहीं नहीं, दूर हो जाओ, पास में मत आना मेरे। लेकिन वो डायन उस पे हमला करती है। उसकी चीख पुकार सुन उसके माता पिता उसके रूम में आते हैं और उसके पिता लाइट्स ऑन कर शक्ति के पास पलंग में बैठ जाते हैं। शक्ति के पिता, बेटा बेटा, क्या हुआ तुमको, क्या हुआ? शक्ति की माँ, शक्ति बेटा, शक्ति, कुछ बोलो बेटा। लेकिन बेटा पसीने में तरबतर बिस्तर में लेटा हुआ है और जोर जोर से सांसें ले रहा है। अपनी आंखें की पुतलियों को ऊपर कर अपने पलंग में ऐसे पड़ा है जैसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हो। CH8 एक प्राचीन शिव मंदिर, शाम 5:30 बजे। गौरव और विमल अब तक 2 पुलिस स्टेशन और 3 लोकल मीडिया ऑफिस जा चुके हैं और अब अपने अगले लोकल न्यूज़पेपर ऑफिस की तरफ चल देते हैं। अपने रास्ते की तरफ जाते वक्त विमल गौरव से कहता है, विमल, उस न्यूज़पेपर ऑफिस में जाकर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई काम की चीज़ नहीं थी वहाँ पे। अब अगले ऑफिस चलकर देखते हैं, कुछ वहाँ पे हमें मिल जाए केस के रिलेटेड। गौरव कुछ रेस्पॉन्ड नहीं करता। तभी उसकी टांग खींचते हुए विमल कहता है, विमल हंसते हुए, तुम्हारे पास पुलिस वालों को उठ के फेंकने की ताकत नहीं है क्या? आज बहुत सताया इन लोगों ने। गौरव हंसते हुए, नहीं, अगर होती तो पहले तुम्हें उठा के फेंकता। दोनों हंसते हैं। तभी विमल को कॉल आता है और अपने पॉकेट से वो फ़ोन निकालता है। नंबर देखकर विमल अपने आप से कहता है, विमल, शिट, फिर से कॉल रहे हैं, और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर वापस अपने पॉकेट में रखते हैं। गौरव देख पूछता है, गौरव, कौन है जो तुम्हें कॉल किए जा रहा है और तुम फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो? विमल, अरे यार, मेरी कॉलोनी में एक लड़का लड़की रहते हैं, गोपाल और फातिमा। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और शादी करना चाहते थे, लेकिन एज यूजुअल उनके परिवार शादी के खिलाफ थे और वो शादी नहीं होने देना चाहते थे। गौरव, फिर? विमल, फिर क्या, मैंने दोनों की शादी करने का जिम्मा लिया और आर्य समाज में दोनों की शादी करवा दिया और उन्हें दूसरे शहर रिलोकेट करवा दिया और तुम लोगों के साथ बुरहानपुर चला आया। गौरव, तो फ़ोन किसका आ रहा है? विमल, पिताजी का। अब तक बात फैल गई होगी मोहल्ले में और वो मुझ पे आग बबूला होंगे। गौरव, तो उठा लो, किसे पता तुम्हारे लिए चिंता कर रहे हो।
विमल, कोई चिंता नहीं है, बस खरी खोटी सुनाने के लिए फ़ोन करेंगे, रात में फ़ोन कर सब समझा दूंगा। गौरव, और तुम्हारा परिवार? विमल, कुछ नहीं होगा उनको, और जहाँ तक वर वधू के परिवार का संबंध है उन्हें मेरी गतिविधि के बारे में तनिक भी भनक नहीं है। गौरव, लेकिन क्या अगर उन्हें पता चल गया हो, तुम्हारे पिता को पता चल गया हो, फिर? विमल, बात की बात बाद में, अभी तो हम इस केस डिटेल्स को इकट्ठा कर ले, नहीं तो रोहन पकड़ के मरेगा मुझे। गौरव मेन रोड से टर्न लेकर एक गली की ओर आगे बढ़ता है, तब गौरव कहता है, गौरव, मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ की लोकल लाइब्रेरी में जाकर शहर के इतिहास के बारे में कुछ पता करूंगा, वैसे भी मेरा कोई काम नहीं होगा उस न्यूज़पेपर ऑफिस में, जब अपना काम खत्म कर लो तो मुझे पिक कर लेना। विमल, ठीक है, पास ही में एक लाइब्रेरी है, मैं तुम्हें छोड़ते हुए निकल जाऊंगा, पर कहीं जाना नहीं, उधर वेट करना मेरा, मैं 30-45 मिनट में आ जाऊंगा। गौरव, ठीक है। गौरव को लाइब्रेरी पर ड्रॉप कर विमल गाड़ी पर आगे निकल जाता है। गौरव अपनी छड़ी एडजस्ट कर अपने वॉकिंग स्टिक के सहारे लाइब्रेरी के अंदर जाता है। वो एक छोटी सी लाइब्रेरी होती है और अंदर लाइब्रेरी के इंचार्ज बैठे रहते हैं। धीरे धीरे चलते हुए वो रिसेप्शन की ओर बढ़ता है, तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है। वो रिसेप्शन के अंदर जाता है लाइब्रेरी इंचार्ज के पास और उसे एक बहुत भयानक सा जीव ठीक इंचार्ज के ऊपर दीवार से चिपका हुआ दिखाई देता है। वो दानव एक छिपकली के भांति होता है, सिवाय उसके 3 मनुष्य का सर होता है और उसकी पीली आंखें होती हैं। गौरव और वो जीव एक दूसरे को घूरते हैं, तभी लाइब्रेरी इंचार्ज गौरव को देखकर उसके पास जाता है और उसके रिसेप्शन के पास लेकर पूछता है, इंचार्ज, अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आए। गौरव को अंदर लाने के बाद इंचार्ज, बताइए क्या खिदमत करे आपकी। गौरव, सर जी, मैं बुरहानपुर में नया आया हूँ, मुझे शहर के इतिहास के बारे में, शिव जी के अवतारों के बारे में और महाभारत के बारे में कुछ किताबें पढ़नी है, क्या वो मुझे मिल सकती हैं क्या। इंचार्ज, ये किताबें तो मुझे देखनी पड़ेगी, आप इधर वेट कीजिए, मैं अभी देख के आता हूँ। गौरव, प्लीज़ आपके पास जितनी भी किताबें हो इन टॉपिक्स पर मुझे पढ़ने के लिए दे दे और किताबें ब्रेल लिपि में होनी चाहिए। इंचार्ज, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तब तक आप इधर बैठिए। ये कहकर इंचार्ज अंदर चला जाता है। इतने में गौरव उस दानव की ओर देखकर पूछता है, गौरव, कौन है तुम, और इस इंचार्ज के सर के ऊपर क्यों बैठे हुए हो, क्या किसी ने तुम्हें इसे मारने के लिए भेजा है। दानव, हाँ, मुझे तंत्र साधना द्वारा बुलाया गया है, इसको अकाल मृत्यु देना मेरा लक्ष्य है। गौरव, किसने भेजा है तुम्हें इधर। दानव, वो मैं नहीं बता सकता, बात गोपनीय है। गौरव, क्यों मारने चाहते हो इससे। दानव, इसकी शादी होने के बाद ये एक बहुत बड़े ज़मीन का मालिक बन जाएगा, पर कुछ लोग नहीं चाहते कि इसकी शादी हो, तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं यहाँ इसे मारने आया हूँ। गौरव, कैसे मरोगे इसे। दानव, मैं यहाँ इसे नहीं मार सकता, इधर इसके सितारे बड़े तगड़े हैं, अब थोड़ी देर में ये अपने घर के लिए निकलेगा, इसे केवल आज ही रास्ते के बीचों बीच मारा जा सकता है, बस मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूँ। गौरव, ठीक है, यहाँ होने वाले मौतों के बारे में तुम क्या जानते हो। दानव, कौन सी मौतें। गौरव, जो उन मंदिरों के आसपास हो रही हैं जहां अश्वत्थामा को देखने का दावा किया गया है। दानव, मुझे उसके बारे में नहीं पता, पर इतना जानता हूं कि जितना तुम सोच रहे हो वो उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। वो कब आता है और कब जाता है हम में से किसी प्रेत को नहीं पता, लेकिन। गौरव, लेकिन क्या। तभी इंचार्ज वहां किताबें लेकर आता है। इंचार्ज, अभी के लिए मेरे पास सिर्फ इतनी ही किताबें हैं। वो पास के टेबल के पास उन किताबों को रख देता है और गौरव का हाथ पकड़कर टेबल तक ले जाता है, फिर गौरव को बिठा के कहता है, इंचार्ज, यहाँ बैठकर आप इन किताबों को आराम से पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। अपनी घड़ी देखकर, अब मुझे चलना चाहिए, एक दूसरा इंचार्ज थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा, मुझे आज बहुत काम है। गौरव, आपकी शादी होने वाली है क्या। इंचार्ज, शौक कर, हाँ, आपको कैसे पता। गौरव, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और भविष्य पता हूँ, और एक सलाह है मेरे पास जिससे आपका बाकी का दिन लाभदायक होगा। इंचार्ज, हाँ कहिए। गौरव, आज अपनी गाड़ी आप इधर छोड़ जाइए और अपने घर तक पैदल फुटपाथ पर जाइएगा, कुछ भी हो जाए आपको रास्ते में नहीं चलना है। इंचार्ज, ऐसा क्यों। गौरव, करिए तो सही, आपका बहुत अच्छा समाचार मिलेगा, तो जैसे मैं कह रहा हूँ आज के लिए वैसा कीजिए, आप बहुत किस्मत वाले होंगे। इंचार्ज, सोचते हुए, ठीक है, आप कहते हैं तो कर लेता हूँ, वैसे सलाह के लिए शुक्रिया। ये कहकर वो इंचार्ज अपना बैग और लंच बॉक्स लेकर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे वो दानव भी चला जाता है। लाइब्रेरी में उसके अलावा कुछ इक्के दुक्के लोग हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। गौरव एक एक करके सारी ब्रेल वाली किताबें पढ़ना शुरू करता है। अपनी उंगलियां फेरते हुए वो महाभारत, शिव अवतार पर बानी हुई किताबें पढ़ता है। वो भैरवनाथ की जनकथा और उनकी लीलाओं के विषय में पढ़ता है। फिर वो बुरहानपुर के इतिहास के बारे में पता है और एक आर्टिकल के पास आकर जोर से पढ़ने लगता है। गौरव, सबसे पुराना शिव मंदिर बुरहानपुर के असीरगढ़ किले पर स्थित है।
मंदिर लगभग 5000 साल पहले महाभारत काल में बनाया गया था और इसे एक हीर साम्राज्य के शासक ने बनाया था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा का विचरण इस जगह में होता है। भगवान कृष्ण ने जब अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तब से निरंतर वो अपने पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए इस मंदिर पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, और कईयों ने जिन्होंने उन्हें देखा या तो मारे गए या अपना मानसिक संतुलन खो दिया। कहते हैं कि आज भी वो वहाँ के राहगीरों से अपने सर के घाव को ठीक करने के लिए चंदन की तेल मांगते हैं। पर सच क्या है और क्या मिथ्या, यह एक बहुत ही सीमित दायरा है और इसी दायरे में सत्य या कल्पना की नींव रखी जाती है। रात के 8:30 बजे टीम के सभी लोग रोहन और युक्ति के कमरे में जमा होते हैं केस के डिस्कशन के लिए। सभी डिनर कर रहे हैं और रोहन अपनी फाइंडिंग से शुरू करता है। रोहन, हम आज कुछ परिवारों से मिले जो अश्वत्थामा के हमले में या तो मारे गए या तो अपना मानसिक संतुलन खो दिया। कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पहला, अगर कोई व्यक्ति इन हादसों में बच जाता है तो वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। दूसरा, हमारे अलावे ऐसे कई और लोग हैं जो इस केस की छानबीन कर रहे हैं, क्योंकि ये उन विक्टिम्स से इन्फॉर्मेशन निकलने के लिए कुछ लोग परिवार से मिलते हैं और कुछ तो डॉक्टर बनकर उन विक्टिम्स को ठीक करने के बहाने लेके और फिर 3-4 दिनों बाद छोड़ दे जाते हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार किस्सा है इन्हें भैरवनाथ के मंत्रों से सीधा ताबीज़ पहनाना, नहीं तो हादसे के बाद कुछ महीनों में इनकी मौत हो जाती है। संगीता, इंटरेस्टिंग, हमारी फिंडिंग्स में भी 2 चीज़ सामने आई। पहली, एंटिटी एक बहुत भयानक जीव है और अपने शिकार का शरीर पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखता है, और दूसरी, शक्ति के हिसाब से यह एंटिटी मेल नहीं फीमेल है जिससे उसने देखा था। विमल, ओके, तुम्हें ऐसी कोई फाइंडिंग्स मिली रोहन? रोहन, नहीं, पर एक और चीज़ जो हमें पता चली, वो पूर्णिमा और अमावस्या की रात ये एंटिटी बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है और उसका इफेक्ट उन बंदों पर दिखता है जो हादसे में बच गए हैं। युक्ति, वैसे तुम लोगों को कुछ मिला केस के रिलेटेड? विमल, नहीं, एरिया घिसघाए आज पुलिस स्टेशन और लोकल न्यूज़पेपर ऑफिस घूम के, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर इन्होंने लोगों के अंदर डर फैलाया हुआ। रोहन और गौरव, गौरव, मैंने लाइब्रेरी से उस मंदिर के डिटेल्स निकाले जहां आज भी अश्वत्थामा को देखने का दावा किया जाता है। बंद दरवाजों के बावजूद पंडितों ने कई बार शिवलिंग पर फूलों और चंदन के लकड़ियां चढ़ावा देखा है, जो ये दर्शाता है कि अश्वत्थामा वहां आज भी पूजा अर्चना करने आता है। सुनैना, तो कौन सा मंदिर है ये? गौरव, ये एक प्राचीन शिव मंदिर है जो असीरगढ़ किले में बना हुआ है। असीरगढ़ शहर के पास ही है। मेरा मानने की एक बार हम उस मंदिर के दर्शन कर ले तो बहुत सारी परतें खुल सकती हैं। रोहन, तो ठीक है, कल सुबह ही हम उस असीरगढ़ के किले के और निकल पड़ेंगे। चेन्नई असीरगढ़ का किला। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ का किला सतपुरा पर्वतमाला में बसा हुआ क्षेत्र है। ये 15वीं शताब्दी में अहीर राजवंश के आसा अहीर के द्वारा बनाया गया था। 60 एकड़ से अधिक के कुल क्षेत्रफल में फैला असीरगढ़ किला बुरहानपुर के उत्तर में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक बड़ा किला प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में 3 किलों का यह एक समूह है जिसे असीरगढ़, कर्मगढ़ अथवा मलयगढ़ के नाम से जाना जाता है। भले ही असीरगढ़ किला अब खंडहर है, फिर भी यह इतिहास प्रेमियों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी बहुत महत्व रखता है जो एक स्मारक की सुंदरता का पता लगाने की इच्छा से यहाँ आते हैं। असीरगढ़ का किला जो कभी सम्मान और प्रतिष्ठा का वर्चस्व था, आज केवल एक खंडार बन के रह गया है। यह एक अभेद्य किला माना जाता है और इसे कभी भी बलपूर्वक जीता नहीं जा सका। ये किला सतपुरा पहाड़ियों में बसा है और नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों को जोड़ता है। उत्तर भारत से डेक्कन में सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से यह एक है, इसीलिए इस जगह को की टू द डेक्कन भी कहा गया है। किला लगभग 259 मीटर ऊंचा है और समुद्र तल से 701 मीटर की ऊंचाई पर है। इस भव्य किले के अंदर एक मस्जिद, गुरुद्वारा और एक मंदिर भी है जो भगवान शिव को समर्पित है। वहीं किला जिसके बारे में गौरव अपनी टीम से बात कर रहा था, ठीक उसके अगले दिन उसकी टीम उस शिव मंदिर के पास पहुंचती है। ड्राइवर कहता है, ड्राइवर, हाथ दिखाकर, यहीं ऊपर है शिव मंदिर, आपको उस रास्ते से जाना पड़ेगा। युक्ति, ठीक है भैया। गाड़ी उस किले के नीचे रखती हैं और रोहन, युक्ति, संगीता और सुनैना गाड़ी से उतारते हैं। उनके पीछे विमल और गौरव अपने टू व्हीलर पर वहां आते हैं और गाड़ी के पास रोकते हैं। तीनों लड़कियां ऊपर चढ़ने वाले रास्ते में पहले चलते हैं और उनमें से संगीता कहती हैं, संगीता, शक्ति ने कहा था कि इसी मंदिर के पास वो आया था और यहीं अमन की हत्या हुई थी, तो कैसे न कैसे करके यहाँ आना ही था। सुनैना, हाँ, देखने में लगता है कि यहाँ के लोग इस मंदिर में आते रहते हैं। युक्ति, हाँ, भीड़ तो है। ये कहकर सुनैना, संगीता और युक्ति आगे निकल जाती हैं। उधर रोहन उस एरिया की फोटो लेते हुए आगे बढ़ता है। विमल पहाड़ पर पहुंच चुके हैं और उसे वहां भी फोन आता है। वो उसे उठाने वाला होता है, तभी सुनैना कहती हैं, सुनैना, अरे वाह, विमल तो हमसे पहले पहुंच गया। उसी वक्त विमल अपने कॉल को डिस्कनेक्ट कर कहता है। विमल, हंसते हुए, हाँ, स्टाइल है हमारा। उधर सबसे आखिरी में गौरव धीरे धीरे ढलान वाली रास्ते में आगे बढ़ता है। उन सीढ़ियों पर कुछ भिखारी भी बहते हुए थे जो उससे कहते, भिखारी 1,
बाबा कुछ खाने के लिए दो दो बाबा भिखारी दो, भगवान भला करेगा तुम्हारा। गौरव रखता है और अपने जेब से पैसे निकलकर वो गरीबों में एक एक कर बांटते हुए आगे बढ़ता है। तभी एक भिखारी जो उधर बैठा हुआ है गौरव को पैसे देखकर कहता है, भिखारी 10। सरकार ये सिक्का तो खोता है, कोई और सिक्का दे दीजिए मुझे। गौरव सिक्के को अपने हाथों में लेकर उसे टटोलता है और मन ही मन सोचता है, गौरव ये खोता सिक्का मेरे पास कब आया, पता ही नहीं चला। फिर जेब से वो कुछ पैसे निकलकर उसी गरीब को देते हुए कहता है, गौरव ये लीजिए। भिखारी 10 भगवान भला करे आपका पैसे लेकर। उसके बाद गौरव आगे बढ़ना लगता है। फिर उसे कुछ एहसास होता है और पीछे वही भिखारी को देखता है जो अब ब्रेड खा रहे हैं। गौरव उसे देखते हुए, क्या ये हो सकता है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं। तभी संगीता और युक्ति पहाड़ की छोटी से गौरव को बुलाते हैं। संगीता, बॉस कब तक ऊपर पहुंचेगे, बहुत काम है हमें। युक्ति, जल्दी करो गौरव। गौरव, हाँ आ रहा हूँ। गौरव फिर ऊपर पहुंचकर अपनी टीम से मिलता है और मंदिर की ओर चल देता है। उस दिन मंदिर में शिव जी की उपासना के लिए बहुत भक्त दूर दूर से आए थे। विमल कहता है, विमल चलो शिव जी के दर्शन कर ले चल के। युक्ति, सुनैना और संगीता, हाँ चलो चलकर दर्शन करते हैं। वही रोहन कहता है, रोहन तुम जाओ, मैं आसपास का मुआयना करके आता हूँ। युक्ति, ठीक है। गौरव की ओर देखकर, तुम तो चल रहे हो ना। गौरव, हाँ मैं चलता हूँ। रोहन को छोड़ बाकी सभी लाइन में लग जाते हैं। शिवजी की जय जयकार लगते हुए भक्त आगे बढ़ते हैं और सभी भक्त अपने हिस्से का फूल, फल और अगरबत्ती प्रभु को चढ़ाते हैं। फिर थोड़ी देर में आरती हैं और सभी को पंडित अपने हाथों से ज्योत के दर्शन भक्तों को कराती हैं। प्रसाद लेने के बाद सभी टीम मेंबर्स आगे जाती हैं और गौरव जिसके सर घंटी से टकराता है, वो जोर से घंटी बजाकर अपने टीम के पीछे पीछे निकल जाता है। उधर रोहन जंगल में जाता है और फूल पत्तों का मुआयना करता है और कुछ जानवरों के पैरों की तस्वीरें भी लेता है। फिर थोड़ी देर बाद रोहन जंगल के बाहर आता है और अपनी टीम को एक चट्टान पे बैठे हुए देखकर उनकी ओर चल देता है। विमल रोहन के देखकर चिल्लाकर कहता है, विमल कप्तान कुछ सक्सेस। रोहन, उनके पास आने के बाद नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने बहुत अंदर तक छानबीन की और कुछ तस्वीरें भी ली, लेकिन कोई फायदा नहीं। गौरव को देखकर तुम्हें कुछ महसूस हुआ? गौरव, नहीं, कोई दानवी ऊर्जा नहीं, ना ही मंदिर में और ना ही मंदिर के आसपास पवित्र स्थली है ये। रोहन, कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ आके, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। युक्ति, ऐसा नहीं है रोहन, बढ़िया जगह है ये भी, घूमने का मौका तो मिल गया। तभी संगीता को एक कॉल आता है और वो टीम से दूर जाकर उसे अटेंड करती है। तभी गौरव कहता है, गौरव यह मंदिर यहाँ महाभारत काल से बना हुआ है और इधर पास में एक तालाब भी है, हमें उधर भी चाहिए। विमल, हाँ देखते हैं और हो सके तो नहा भी लेते हैं। युक्ति, क्योंकि होटल में नहीं नहाए थे क्या। विमल, नहीं, मौका नहीं मिला। तभी संगीता उधर आती है और कहती है, संगीता गाइस बुरी खबर है, कल रात शक्ति की मौत हो गई। सुनैना, व्हाट, कैसे। संगीता, शक्ति की मम्मी का फोन आया था, उसकी लंग्स ने काम करना बंद कर दिया। सुनैना, दिस इज अनबिलीवेबल, कल ही तो हमने उससे बात की और आज वो नहीं रहा। टीम को देखकर, चलो गाइस शक्ति के माता पिता से मिलने हॉस्पिटल चलते हैं। रोहन, हाँ चलो। रोहन और उसकी टीम हॉस्पिटल चले जाते हैं और पूरी टीम आईसीयू रूम के बाहर शक्ति के माता पिता से मिलते हैं। उसकी माँ कहती है, शक्ति कल तुम लोगों से मिलने के बाद उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई, रात भर वो आईसीयू में था और आज वो रोना शुरू कर देती है। सुनैना, धैर्य देते हैं। आंटी संभालिए अपने आप को, आपको अभी अंकल का भी ख्याल रखना है। अगर आप यूं टूट जाएगी तो कैसे चलेगा। शक्ति की माँ उसके पति की ओर देखती हैं जो रोहन और विमल के साथ डॉक्टर से बात कर रहे थे। तभी डॉक्टर कहता है, डॉक्टर अचानक से वो सांस नहीं ले पा रहा था, हमने उसे इंजेक्शंस दी, दवाएं दी और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी दिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सॉरी मिस्टर तलवार, हम आपके बेटे को बचा नहीं पाए। शक्ति के पिता रोने लगते हैं। फिर डॉक्टर उसको संभालते हुए कहते हैं, डॉक्टर संभालिए अपने आप को, होनी को कौन टाल सकता है। अब से आपको अपनी पत्नी का भी ख्याल रखना है, नहीं तो वो अकेली पड़ जाएगी। अब मेरे साथ चलिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरे करने के लिए। शक्ति के पिता अपने आंसू पोंछकर वहां से डॉक्टर के साथ चल देते हैं। उधर गौरव आईसीयू के पास खड़ा होकर शक्ति के ढके हुए शरीर की ओर देखता है। तभी वहां युक्ति आती है और पूछती है, गौरव कुछ फील हो रहा है। गौरव शरीर के अंदर से ब्लैक ऑरा निकलते हुए देखता है और फिर कहता है, गौरव ये एक अकाल मृत्यु है, किसी नेगेटिविटी ने शक्ति को बहुत ही बेरहमी से मारा है। आमतौर पे एक अकाल मृत्यु में मैं आत्मा को महसूस कर सकता हूँ, पर यहाँ मुझे शक्ति की रूह महसूस नहीं देती। लगता है किसी ने उसकी आत्मा को ही हर लिया है। रात 7:45 बजे रोहन की टीम वापस अपने होटल आ जाते हैं। शक्ति की मौत टीम को झकझोर देती है और गुस्से में सुनैना अपने टीम से कहती है, सुनैना
उदास, अगर शक्ति के माता पिता नास्तिक न होते तो शक्ति को बचाया जा सकता था। संगीता, ऐसा मत कहो संगीता, जो भी कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया। सुनैना, मैं जानती हूँ, लेकिन भगवान पे विश्वास करने भी कुछ होता है। शक्ति के माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं और बहुत ही ऊंचे पद पर हैं, लेकिन अगर वो चाहते तो वो लड़का बच सकता था, बस एक भैरव कवच मंत्र की जरूरत थी। गौरव, जो हो गया वो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब तक हमें जो भी डिटेल्स मिले वो तथ्य नहीं है, पर प्रमाण बन सकते हैं अगर हम इस केस में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर पाए तो। सुनैना, मैं समझ सकती हूँ गौरव, लेकिन मन खट्टा हो जाता ये सोचकर हम उसके नहीं बचा पा रहे जो हमसे मदद मांग रहा था। युक्ति, हम इससे जरूर सॉल्व करेंगे सुनैना, हम जरूर करेंगे। युक्ति सुनैना से गले मिलकर उसे थोड़ी सांत्वना देती है। इतने में विमल को फिर से कॉल आता है। वो नंबर देखता है, फिर उस कमरे से बहुत दूर चला जाता है। बालकनी में खड़े होकर वो देखता है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। फिर वो कॉल उठता है और कहता है, विमल, हेलो, हाँ थोड़ा बिजी था। जी, कह दीजिएगा सबको कि मिशन आई होल की शुरुआत हो गई है और अब इसे टाला नहीं जा सकता। CH10 रहस्य अनसुलझा हुआ। संगीता, सुनैना, रोहन, युक्ति और गौरव अभी भी अपने केस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। युक्ति संगीता और सुनैना को पूछती है, युक्ति, तुम लोगों ने तो अमन की लाश देखी है, क्या ऑब्जर्वेशंस थे? सुनैना अपने कैमरा से अमन की बॉडी की फोटोज निकल कर दिखाते हैं और फिर कहती हैं, सुनैना, अमन का शरीर पूरी तरह फटा हुआ था, बुरी तरह से दांतों और नाखूनों से कुरेदो हुए उसकी बहुत निर्मम तरीके से जान ली गई। युक्ति, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमने भी जब लोगों से पूछताछ की तो थोड़ी बहुत दिलचस्प बातें पता चली। उनमें से पहली ज़्यादातर हमले रात में हुई और कुछ तो मंदिर से बहुत दूर तक हुई, और इसके अलावा जो लोग पागल हुए उन्होंने घूमते हुए अश्वत्थामा को देखा था, जिसके घाव से निरंतर खून और पीप बहता रहता और हड्डियां खत विशत हो चुकी थी। उस भयानक इंटरेक्शन के बाद बहुत लोग पागल हो गए और अपना मानसिक संतुलन खो दिया, लेकिन जो लोग मारे गए उन्होंने किसे देखा ये पता नहीं चला। संगीता, बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। अब तक तो यही पता चला कि कुछ के सर धड़ से अलग मिले और कई नाखूने और दांतों के शिकार हो गए, और शक्ति के स्टेटमेंट से ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो फीमेल एंटिटी लोगों को मार रही हो। एक नया पहलू हो सकता है कि अश्वत्थामा और ये स्त्री एक हो, या हमें जिसकी तलाश है वो कोई और हो, लेकिन इन दोनों को कोई न कोई तो नाता जरूर है। सुनैना, एक बात तो तय है कि जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि हम किससे जूझ रहे हैं, हमें आगे बढ़ने में तकलीफ होगी। इतने में विमल रूम में आता है और कहता है, विमल, गाइस ग्रेट न्यूज़, मेरे इन्फॉर्मर ने कहा है कि आज से 27 साल पहले इस गांव में एक बहुत बड़ा सेक्रेटिव रिसर्च ऑपरेशन हुआ था, जिसमें एक एजेंसी ने इन मौतों के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी। ये एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था और इसका लीड अफसर रिटायर होने के बाद यहाँ सेटल हो गया। हम चाहे तो इससे मिलकर और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। रोहन, क्या नाम है इस अफसर का? विमल, भारत व्यास, मेरे पास उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर भी है। गौरव, वैसे तुमने ये डिटेल्स कैसे निकली? विमल, आज सवेरे एक पुलिस अफसर को घूस देकर उसने मुझे कहा था कि वो शाम तक कुछ डिटेल्स ज़रूर देगा और उसने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। तो क्या बोलते हो दोस्तों? युक्ति, हमें मिलना चाहिए उससे, शायद कुछ नई बातें पता चले। रात 2:30 बजे एक सुनसान जंगली रास्ते से एक आदमी अपने साइकिल से जा रहे हैं। रास्ते में बेहद अंधेरा है, दूर दूर तक ना ही कोई दिखाई देता, नहीं किसी की आवाज़ सुनाई देता। शहर के किंवदंतियों से अवगत वो बांदा बेहद ही डरा हुआ है। वो अपने आसपास देखता है और अपनी ताबीज़ पर हाथ रख के तेज़ी से अपनी साइकिल चलकर आगे बढ़ रहा है। तभी अचानक रास्ते के धुंध ने उसको बीच रास्ते रोक दिया। उस गहरी ढूंढ भी ना ही आगे बढ़ पा रहा था ना ही पीछे जा पा रहा था। तभी उसे पायल की छम छम करती आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाता है। साइकिल से उतरकर वो आसपास देखता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। साइकिल वाला आदमी, आपन तेज संहारो आपे। तीनों लोग हक टेका पे हाथ जोड़े वो धीरे धीरे अपनी साइकिल को लेकर पीछे हटता है, लेकिन पायल की आवाज़ ऐसे तेज होती है जैसे कोई उसकी ओर आ रहा हो। अचानक से उसे कोई परछाई उसके पीछे दिखती है और वो रखकर उसको देखता है। धीरे धीरे वो परछाई एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है। उसकी सुंदरता देख वो अजनबी मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगता है। कुछ दूरी पर आकर वो स्त्री खड़ी हो जाती है और मुस्कुराती है। उस मुस्कान में वो अजनबी अपनी डर को भूल जाता है और बस उसकी लड़की को देखता ही रहता है। अचानक उस लड़की की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और धीरे धीरे उसका पूरा चेहरा गुस्से से भर जाता है और जोर जोर से वो सांसें लेने लगती हैं। उसका चेहरा बदलने लगता है और उसका पूरा शरीर एक भयानक काली वृद्ध औरत में बदल जाता है। उसकी आंखें लाल और उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। उस भयानक बदलाव को देख उस आदमी के चेहरे पर भय का प्रभाव वापस दिखने लगता है। वो अपने साइकिल को घुमाकर दूसरी तरफ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो भयानक वृद्ध औरत उसकी दोनों ओर दिखाई देती है। पर उस औरत के शरीर के बदलने का सिलसिला खत्म नहीं होता और अब उसके अंदर और भयानक परिवर्तन आते हैं। उसका कद 7 फीट का हो जाता है और उसके नाखून और दांत बेहद बढ़ जाते हैं और चिल्लाते हुए उस चुड़ैल की आंखें बाहर आ जाती हैं।
उसको देख उस आदमी का चेहरा डर के मारे सफ़ेद हो जाता है जैसे कि उसका खून सूख गया हो। अपनी पूरी हिम्मत के बावजूद वो अपने शरीर को हिलाने में सक्षम नहीं हो पाता। भय के कारण उसका गला सूख जाता है। वो चुड़ैल अब उसके के पास बढ़ने लगती हैं। तभी वो हनुमान चालीसा का पठान करता है और उसके अंदर थोड़ी सी स्फूर्ति आती है और वो अपनी साइकिल छोड़ जंगल की ओर भागता है। उसको भागता देख वो फीमेल एंटिटी भी उसके पीछे भागती हैं। साइकिल वाला आदमी, बचाओ बचाओ, लेकिन उस सुनसान जंगल में कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। भागते हुए जंगल के एकदम अंदर की ओर चला जाता है और देखता है कि अब उसका पीछा कोई नहीं कर रहा है। हपते हुए चुपचाप वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अचानक वही पेड़ पर बैठी पिशाचनी उस आदमी के गर्दन से उसे पकड़ लेती है और पेड़ की ओर खींचने लगती है। चिल्लाते हुए वो आदमी उसके हाथों से अपने आप को छुड़ा लेते हैं, लेकिन इस बार वो पिशाचनी उसके पैरों को पकड़कर उसे पेड़ की ओर उल्टा खींचने लगती है। इसी दौरान उसके गले से वो ताबीज़ निकल जाती है और उस भयानक चुड़ैल को आखिरी बार देखता है। अपने दांतों और नाखूनों से वो उसको मार देती है। अगली सुबह 10:30 बजे अगले दिन एक बड़े घर के बाहर तीनों, गौरव, रोहन और विमल आते हैं। वो गाड़ी को घर के बाहर खड़ा करता है और तीनों बाहर निकलते हैं। रोहन विमल से पूछता है, रोहन, क्या यही वो घर है? विमल, मोबाइल हाथ में पके हुए, हाँ, जीपीएस तो यही दिखा रहा है। तीनों गेट के अंदर जाते हैं और दरवाजे के पास आके खड़े हो जाते हैं। रोहन दूर बेल बजता है और 2-3 बार बेल बजने के बाद एक आदमी उम्र 53 के आसपास दरवाज़ा खोलता है। तीनों हाथ जोड़ते हैं और फिर रोहन कहता है, रोहन, नमस्ते सर जी, आप भरत व्यास हैं? भरत, हाँ, आप कौन? रोहन, जी मेरा नाम रोहन है, ये गौरव है। गौरव की ओर इशारा करके, और ये विमल, हम सब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं और अश्वत्थामा के केस के सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। भरत, पर आप सबको यहाँ का पता किसने दिया? रोहन, हमारे अपने तरीके हैं सर, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, हम बहुत दूर से आए हैं। भरत, ठीक है, अंदर आओ। रोहन और विमल घर के अंदर चले जाते हैं, पर किसी कारण गौरव घर में नहीं जाता। फिर थोड़ी बहुत आनाकानी करते हुए वो भी अंदर चला जाता है, जो विमल ऑब्जर्व कर लेता है। वो सभी उस घर के आलीशान हॉल में बैठते हैं। गौरव घर की तारीफ करते हुए कहता है, गौरव, घर तो आपका बहुत ही शानदार है। भरत, थैंक यू। तो बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? गौरव, सर, हमें आपके शहर से एक रिक्वेस्ट आई थी, जहाँ पे आए गए लोगों की मौत गवर्नमेंट का सिरदर्द बनी हुई है। एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस रहस्य से जितना हो सके उतनी जल्दी पर्दा उठा सके, ताकि किसी की जान ना जाए। भरत, तो मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? रोहन, हमें पता चला है कि आपने अपने पुलिस के दिनों में यहाँ पर इस तथ्य से पर्दा हटाने के लिए एक कोवर्ट ऑपरेशन किया था। हमें अगर उस ऑपरेशन के कुछ फाइंडिंग्स मिल जाते तो बहुत मदद हो जाती। विमल, हम बहुत उम्मीदों से यहाँ आए हैं। भरत उनकी बातें सुनता रहता है। तभी घर की नौकरानी चाय और कुछ बिस्कुट लेकर उधर आती है। पीली साड़ी और लाल चूड़ियां पहने और मांग में सिंदूर भर के वो औरत ट्रे टेबल पर रखती हैं और वहां से चली जाती है। भरत कहता है, भरत, आप लोग चाय लीजिए। सभी चाय की प्याली उठाते हैं और कुछ चुस्कियां लेने के बाद रोहन पूछता है, रोहन, सर, आपने अभी तक हमें कुछ नहीं बताया। भरत, इसमें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। रोहन, मैंने पुलिस में कई सालों तक काम किया और कई कवर्ट ऑपरेशंस मैंने हिस्सा लिया। हम पुलिस ऑफिसर्स की के कुछ नियम होते हैं, कुछ भी उगलते नहीं अपने साथ कब्र में लेकर जाते हैं। रोहन, इन एंगर, लेकिन सर, इसमें कितनी मासूम जाने जा चुकी हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। भरत, तुम जिस चीज़ की बातें कर रहे हो वो कोई मामूली चीज़ नहीं, ये जितना दिखता है उससे ज़्यादा जटिल है। अभी भी समय है, शहर घूमो, चीज़ें देखो और यहाँ से चले जाओ। टेक इट इज़ माई पर्सनल एडवाइस। विमल, लेकिन सर, भरत उठता है, हाथ जोड़कर कहता है, भरत, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, अगली बार आएंगे तो लंच करके जाना। ये कहकर भरत वहां से चला जाता है, जिससे रोहन और विमल चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देख उस घर से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। विमल गाड़ी शुरू करता है और ड्राइव करते हुए कहता है, विमल, इसने तो बहुत ही बुरा तरह वॉट लगा दिया। रोहन, सही में बहुत उम्मीद थी इससे, अब कैसे आगे बढ़ेंगे? विमल, वो हमसे कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहा है। रोहन, हाँ, देखा नहीं, बुड्ढे ने हमें कैसे हड़का दिया। विमल, लेकिन अगर इसके पास कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है तो हमें इससे हासिल करना होगा किसी भी तरह। गौरव, जो गाड़ी में पीछे चुपचाप बैठा है, उसे देखकर विमल पूछता है, विमल, गौरव, तू अंदर जाने में इतनी देरी क्यों लगा रहा था? रोहन, हाँ, मैंने भी देखा, क्या हो गया था तुझे? गौरव, मैंने उस घर में एक बहुत लो नेगेटिव एनर्जी फील की, बिल्कुल शक्ति की बॉडी के पास जैसी। कुछ पल के लिए मैं तो सिहर गया, फिर होश संभाला और अंदर चला गया। उस भरत व्यास की कुछ तो बात है जो पकड़ में नहीं आ रही है। विमल, वो तो है, कैसे भी करके इस बुड्ढे से इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा।